हेलो कोड एनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। इस वीडियो में हम देखेंगे वीक 10 को कंप्लीट पूरा हम कवर करने वाले हैं। इसमें सारे के सारे वीक 10 के जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होगी ग्राफ की, कैसे आपका वर्टिसेस और एज होता है, क्या आपका बीएफएस होता है, क्या आपका डैग होता है। इन सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे इस वीडियो से। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो, फिर इसके बाद आप जब एंड टर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन, क्योंकि हमने देखा था एनालाइज करने के बाद कि एंड टर्म में आपका जो ग्राफ का वेटेज है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो ये जो पढ़ने के बाद आपको एंड टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ग्राफ के क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द ग्राफ जी इक्वल टू वी और ई, यानी कि जो ग्राफ है उसमें वर्टिसेस और आपका क्या है, ये आपका एजेस दिए गए हैं। वेयर वी जो बोल रहा है, वर्टिसेस जो बोल रहा है वो बोल रहा है 1 2 3 4 है। जो एजेस हैं वो 1,2 1,3 1,4 2,3 और 3,4 है। ठीक है, आपको बताना क्या है, इस वाले वर्टिसेस और एजेस में से कौन सा ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इससे आपका क्या होगा, ये बेसिक सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन जिसने कोई भी वीक 10 का लेक्चर नहीं देखा उसके लिए ये क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा कि आखिर वर्टिसेस और आपके एजेस होते क्या हैं। तो देखो, इसमें बोला है कि वर्टिसेस 4 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4। अब वर्टिसेस बोलो या फिर आप नोड बोलो, दोनों कॉमन है। तो अब देखो कहाँ कहाँ पे 1 2 3 4 है, यानी कि कौन कौन से नोड जो है 1 2 3 4 है। तो आप यहाँ पे चारों ऑप्शन में देख रहे हो कि 1 2 3 4 चारों ग्राफ में आपको दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि आप वर्टिसेस से इसमें कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। अब हम एजेस की तरफ चलेंगे। एजेस क्या होते हैं, एजेस हो रहा है जैसे 1 है, 1,2 दिया हुआ है, यानी कि 1 जो है वो 2 से कनेक्टेड है नोड। 1 3 है तो यानी कि 1 नोड जो है वो 3 से भी कनेक्टेड होगा। 1 4 दिया हुआ है, यानी कि 1 जो है वो 4 से भी कनेक्टेड होगा। तो आप इस ग्राफ में ऐसे मतलब नोड्स देखो, 1 नोड देखो जो कि 1 आपके 2 से भी कनेक्टेड हो, 3 से भी कनेक्टेड हो, 4 से भी कनेक्ट हो। अगर वो नोड आपको मिल जाता है तो वो ऑप्शन राइट होगा, नहीं तो वो क्या होगा, गलत ऑप्शन होगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 जो नोड है वो 2 से भी है, 3 से भी है और 4 से भी है, यानी कि ऑप्शन राइट हो सकता है। अगला ऑप्शन देखो, 1 जो है वो 2 से है, 3 से है, 4 से, ये भी आपका ऑप्शन राइट हो सकता है। इसमें देखो 1 जो है वो 2 से कनेक्टेड है, 1 जो है 4 से कनेक्टेड है, लेकिन 1 जो है वो 3 से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत होगा इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन डी में 1 जो है वो 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है, अब ये दिखना है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो 2 नोड है वो 3 से भी कनेक्टेड है, जो एज है 2 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है। और आप इसमें देखो 3 जो है वो 4 से कनेक्टेड होना चाहिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में आपको 3 से जो है वो 4 से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो हमारा एक जो ऑप्शन बच रहा है ऑप्शन ए, यही हमारा क्या होगा, ग्राफ का सही रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 से 4 भी कनेक्टेड है, 2 जो है वो 3 से भी कनेक्टेड है, और जो 1 है वो तीनों 4 3 2 सबसे कनेक्टेड है। यानी कि वर्टिसेस और इंडेक्स में आप जब देखोगे, एजेस को देखोगे, तो ऑप्शन ए इसके अकॉर्डिंग सही है। समझ में आ गया। तो इससे आपका वर्टिसेस और एजेस होता क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अ कॉलेज कंडक्ट एन ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट फॉर 1 डे। एक कॉलेज है जो कि ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट करा रहा है एक दिन के लिए। जैसे आपने पैराडॉक्स का नाम सुना होगा, जैसे IIT मद्रास कराते हैं, वैसे ही मान लो कि एक फेयर तरह का है और उसमें कुछ गेमिंग टूर्नामेंट हो रहे हैं, वो कॉलेज कंडक्ट करा रहा है। देयर आर 7 गेम्स इन दैट टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में केवल 7 गेम है, ठीक है। एंड द टाइम स्लॉट फॉर दोज गेम आर मेंशन्ड इन द टेबल AQ इतना, यानी कि ये जो टेबल है इसमें क्या मेंशन्ड है, इसमें आपका कौन कौन सा गेम है, उनकी नाम और उनका टाइमिंग कब से स्टार्ट हो रहा है ये मेंशन्ड है। ठीक है, तो इन वाले इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपको क्या होगा, आंसर देना पड़ेगा। देखो पहला क्वेश्चन कहता है आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना होगा ये डेटा जो गिवन है उसके बेसिस पे देना है। क्वेश्चन बोलता है लेट गेम्स आर रिप्रेजेंटेड एज नोड्स एंड देयर इज एन एज बिटवीन 2 नोड्स। इफ देयर इज ए क्लास एंड टाइमिंग ऑफ द करस्पॉन्डिंग गेम्स देन चूज द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट बेस्ट द अबव इन्फॉर्मेशन। आपसे बोल रहा है कि आप तो पहली बात ये करो कि जो जो गेम है उनको आप एज ए नोड ट्रीट करो, रिप्रेजेंट करो उनको नोड की तरह। और अगर उनके टाइमिंग में कुछ इशू आता है, जैसे आप देख रहे हो कि 10 से 11 के बीच में स्टार्ट हो रहा है आपका फोर्टनाइट का गेम है, लेकिन उसी के दरमियान यानी कि अभी 10 से 11 एक गेम खत्म नहीं हुआ, दूसरा भी गेम स्टार्ट हो जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो आप क्या करोगे, उनके बीच में एज बनाओगे, जिससे कि वो शो होगा कि इनके टाइमिंग में क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। एज कब होगा, जब दोनों की टाइमिंग होगी उसमें क्लैश आ रही है, यानी कि अभी एक खत्म हुआ नहीं, उसी के बीच में क्या हो जाए, दूसरा स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पे टाइमिंग की क्या होगी, क्लैश होगी। तो आप उनको एज की तरह रिप्रेजेंट करना है। तो हम करते हैं, हम इसको पहले ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी ग्राफ बनेगा उसमें ऑप्शन से मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन उससे ज़्यादा रिलेट करता है। सबसे पहले हमें नोड की तरह सबको ट्रीट करना है सारे गेम को। तो फोर्टनाइट पहले है, तो फोर्टनाइट का हम नोड बनाते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे एक नोड बनाया, ये आपका फोर्टनाइट का नोड है, ठीक है, ये इसको हमने F से रिप्रेजेंट किया।
अब इसकी जो टाइमिंग है हम देख रहे हैं कि 10 से 11 तक दिया है, कोई इशू नहीं है। फिर देखो दूसरा गेम जो है वो डोटा है, ठीक है। हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं, डोटा, इसको हमने एज ए नोड इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये क्या है, डोटा है। अब आप देखो कि इनके बीच में एजेस हो गए कि नहीं, एज होगा कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। इसका एज हमें तभी होगा जब इनकी टाइमिंग में क्या हो, क्लैश हो। अब आप देख रहे हो कि जो फोर्टनाइट का टाइम है वो 10 से 11 है, और अगर 11 के बाद अगर डोटा शुरू होता है तो इसमें टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन आप देख रहे हो कि ये 11 बजे के पहले 10:30 बजे स्टार्ट हो जा रहा है डोटा गेम, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे टाइमिंग की क्या हो रही है, क्लेश हो रही है, यानी कि इनके बीच में क्या होगा, एज होगा, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड हो गए, समझ में आ गया। फिर आगे देखो रॉकेट लीग। रॉकेट लीग क्या है, एक आपका अगला जो लीग है वो यहाँ पे, सपोज करो हमने इसका एक अलग नोड बना लिया, ये क्या है, ये आपका रॉकेट लीग है। अब इसका देखना है कि इनके बीच में एज कहाँ पे होगा। तो आप देखो कि जो रॉकेट लीग है वो 10:40 से स्टार्ट हो रहा है, 10:40 पे स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो फोर्टनाइट गेम है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, डोटा गेम भी खत्म नहीं हुआ है। यानी कि ये क्या हो रहा है, इनकी तीनों की टाइमिंग क्लेश हो रही है, यानी कि जो आपका फोर्टनाइट है इससे भी आपका क्लेश करेगा, तो इसका भी जो एज होगा इससे कनेक्ट होगा। फिर आपका जो डोटा है उसके भी गेम की टाइमिंग अभी खत्म नहीं हो रही, इससे भी क्लैश कर रहा है रॉकेट लीग का टाइम, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एज एक पाया जाएगा, ठीक है। इस तरह का बनेगा कुछ। फिर आप आगे देख रहे हो कि जो अगला गेम है वो डेस्टिनी है, ठीक है। इसका हम नोड बनाते हैं। इसका जब आप नोड बनाओगे, सपोज करो हमने इसका नोड ऐसे बनाया, ये वाला क्या है, ये हमने डिनोट किया डेस्टिनी को, डी से इसको रिप्रेजेंट करें, डी से मान लो, ये डेस्टिनी गेम है। आप यहाँ पे देख रहे हो डेस्टिनी की जो टाइमिंग है वो 11:35 से है, लेकिन 11:35 से है, लेकिन जो रॉकेट लीग स्टार्ट हो रहा है वो 10:40 से स्टार्ट हो रहा है, 11:40 तक खत्म हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हो कि 5 मिनट पहले, जस्ट 5 मिनट पहले, अगर ये मान लो 5 मिनट के बाद अगर 11:41 पे शुरू होता तो इनके टाइमिंग में कोई इशू नहीं आता। देखो ये कंप्लीट हो जा रहा है, ये भी कंप्लीट हो जा रहा है, इनसे कोई क्लेश नहीं हो रहा है, ना फोर्टनाइट से हो रहा है ना डोटा से हो रहा है। किससे डेस्टिनी आपका क्लेश में आ रहा है, वो आ रहा है रॉकेट लीग के। केवल 5 मिनट का डिफरेंस अगर होता, अगर 11:41 से शुरू होता तो इनके बीच में एजेस नहीं होते। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे 11:40 पे खत्म हो रहा है रॉकेट लीग, और उससे जस्ट पहले क्या स्टार्ट हो जा रहा है, 5 मिनट पहले डेस्टिनी स्टार्ट हो जा रहा है। यानी कि इन दोनों में क्या होगा, क्लैश होगा टाइमिंग। तो अगर क्लैश होगा तो क्या होगा, इनके बीच में आप देखोगे कि यहाँ पे एज होगा, जैसा कि आपके क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। तो हमारा डेस्टिनी भी हो गया। अगला जो है वो है आपका बैटलफील्ड। बैटलफील्ड के लिए हम क्या बनाते हैं, एक एज बनाते हैं, इसके लिए नोड बनाते हैं यहाँ पे। ये क्या है, इसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया बैटलफील्ड को। अब बैटलफील्ड का टाइमिंग देखो, बैटलफील्ड का टाइमिंग जो है वो 11:50 से स्टार्ट हो रहा है, 12:35 पे खत्म हो रहा है। लेकिन आप डेस्टिनी को देख रहे हो कि 12:15 तक खत्म हो रहा है, और इससे पहले जब खत्म नहीं हुआ है तभी क्या हो रहा है, बीच में बैटलफील्ड स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कि इनके टाइमिंग भी क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, इनके एजेस इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। बैटलफील्ड से क्या होगा, एज इसका कनेक्ट होगा। आगे देखो अगला जो है वो है टाइटन फॉल। टाइटन फॉल का जो स्टार्ट हो रहा है टाइमिंग वो है 12:30 से। इसका अलग हम नोट बनाते हैं यहाँ पे हमने एक नोट बनाया, ये क्या है, इसको टाइटन फॉल से हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो टाइटन फॉल का जो टाइमिंग है वो 12:30 से स्टार्ट हो रहा है, और 12:35 पे खत्म हो रहा है बैटलफील्ड। तो अगर ये क्या हो रहा है, इसके बीच में स्टार्ट होता है, यानी कि इनकी टाइमिंग में क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है, यानी कि इनके बीच में भी क्या होगा, आपका एज पाया जाएगा। अब देखो अब डेस्टिनी के बीच में एज नहीं पाया जाएगा, क्योंकि डेस्टिनी जो है 12:15 पे खत्म हो गया, 11:40 पे रॉकेट लीग खत्म हो रहा है। तो आप कहोगे क्यों नहीं, इससे आपका एज हो रहा है, क्योंकि ये तो इनके टाइमिंग में क्लैश हो नहीं रही है, तो कहाँ से हम एज बनाएंगे। और यहाँ पे साफ साफ बोला है कि अगर उनके टाइमिंग में क्लैश हो तभी हम क्या करेंगे, उनके बीच में एज बनाएंगे। आपकी टाइमिंग में किसकी दिक्कत आ रही है, आपके बैटलफील्ड और टाइटन फॉल के 5 मिनट का डिफरेंस है, 12:30 से स्टार्ट हो रहा है और 12:35 पे ये खत्म हो रहा है, तो उनके बीच में क्या होगा, एक एज पाया जाएगा। आगे देखो हार्ड स्टोन है, इसकी टाइमिंग जो है 12:20 से है। तो पहले हम इसका नोड बना लेते हैं। सपोज करो हमने इसका नोड यही बनाया, और ये क्या है, ये आपका हार्ड स्टोन है। अब इसका टाइमिंग देखो, इसका टाइमिंग देख लो 12:20 से स्टार्ट हो रहा है, 12:20 तक ना ही अभी बैटलफील्ड खत्म हुआ है, ये 12:35 पे खत्म हो रहा है। टाइटन फॉल जो है वो 1 बजे खत्म हो रहा है, और बीच में क्या हो जा रहा है, 12:20 पे हार्ड स्टोन शुरू हो जा रहा है। यानी कि जो आपका एज पाया जाएगा वो बैटलफील्ड को भी ये टाइमिंग इसकी क्लैश करेगी, तो इससे भी ये आपका एज मिलेगा, और इससे भी क्या होगा, आपका एज इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ बन रहा है। आप देख लो ये वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये वाला भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है। ये वाला आप देख रहे हो कि 2 ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं और इस तरीके कुछ आपका इमेज बन रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो सेम इसका सब क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन बोला है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर द टूर्नामेंट। अब पहले ही क्वेश्चन ने बताया था कि ये जो गेम हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो आपका ऑनलाइन गेम है। ऑनलाइन गेम किस पे होगा, ऑफलाइन लूडो तो खेलेंगे नहीं, वो ऑनलाइन हो रहा है। फोर्टनाइट बाई गेम है तो ऑनलाइन ही गेम होगा, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के नीड होगी। तो सपोज करो हमने क्या किया, हमें बताना है कि मिनिमम पूछ रहा है ना, कि कितना मिनिमम पॉसिबल कंप्यूटर होगा जिससे कि ये पूरा का पूरा जो 7 गेम है आराम से हो जाए। तो देखो हम क्या करते हैं, अगर कोई बेसिक सा आदमी होता है वो देखता कि अगर 7 गेम हो रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि 7 कंप्यूटर लेके आओ, 7 पे होगा। लेकिन आप ऐसे नहीं चलोगे, क्योंकि आप क्या हो, डेटा साइंस के छात्र हो, ठीक है। आप डेटा साइंस के स्टूडेंट है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ। इस क्वेश्चन से यही समझ में आता है कि अगर मान लो कि आप थोड़ा अलग करोगे, आप 7 कंप्यूटर नहीं लेके आओगे। अगर आप भी कंप्यूटर लेके आते हो 7 और 7 पे अलग अलग प्ले करते हो, तो आप भी अब किस श्रेणी में आओगे आप समझ सकते हो।
देखो इसमें क्या करना होगा, हमें मिनिमम कंप्यूटर लेना है, यानी कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस टूर्नामेंट को कंडक्ट करा सके। तो देखो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो गेम का जो टाइमिंग है, अगर मान लो कि जो आपका फोर्टनाइट है, सपोज करो कि ए नाम का कंप्यूटर हमने क्या किया, ए नाम का कंप्यूटर पर हमने फोर्टनाइट गेम शुरू किया। अब अगर ए कंप्यूटर ऑन है, ठीक है, यानी कि इसकी कब तक ये आपको ऑक्यूपाइड रहेगा फोर्टनाइट गेम के लिए, 11 बजे तक ये चल रहेगा कंप्यूटर है। लेकिन आप देख रहे हो कि 11 बजे ये खत्म होगा, उससे पहले ही क्या हो रहा है, डोटा बे गेम स्टार्ट हो जा रहा है और रॉकेट लीग भी स्टार्ट हो जा रहा है। यानी कि एक कंप्यूटर यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो गया, फोर्टनाइट यहाँ पे चल रहा है, तो आप इसमें दूसरा गेम प्ले नहीं कर सकते हो। यानी कि आपको जो डोटा गेम है उसके लिए एक अलग कंप्यूटर लाना पड़ेगा। सपोज करना बी कंप्यूटर यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा, उस पर आपका डोटा गेम शुरू होगा। फिर जो रॉकेट लीग है इसकी भी टाइमिंग में आपका क्लैश आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपको अलग कंप्यूटर सी लाना होगा। यानी कि जो एजेस शो कर रहा है ना, एजेस यही शो करता है कि जो इसके नेबर वाले होंगे आप उनको रिपीट नहीं कर सकते हो। यानी कि आपने ये यहाँ पे एज यूज़ कर लिया, जैसे कि आपको दिखाया गया होगा, जैसे जो क्लासरूम का शेड्यूल था, जैसे सर ने बताया था, उस तरीके से भी आप कर सकते हो कलर करके। लेकिन मैंने ABC के रूप में माना, वैसे ही सेम ही पैटर्न है कि जो यहाँ पे एजेस कनेक्ट हो रहे हैं उन उस वाले सेम पैटर्न पे आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी टाइमिंग क्या हो रही है, क्लेश हो रही है। आप नेबर वाले को सेम यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे ए है, जो जो यहाँ से कनेक्टेड होगा डायरेक्टली, उसमें आप क्या कर सकते हो, रिपीट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ए नहीं कर सकते हो, यहाँ पे ये नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि टाइमिंग इशू है। अगर ए पे फोर्टनाइट हो रहा है तो आप ए पे दूसरा गेम नहीं शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो आप ए यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, तीसरा कंप्यूटर लेना पड़ेगा। आगे बढ़ो। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही आप सी कंप्यूटर यूज़ कर लिए, अगर आप अब डेस्टिनी गेम को प्ले करना चाहो तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा सी जो कंप्यूटर है वो यूज़ में है, और ए और बी जो है वो फ्री हो चुके हैं। तो अगर ए बी जो हमारे फ्री हो चुके हैं, तो आप इस वाले गेम को, डेस्टिनी वाले गेम को हम क्या कर सकते हैं, ए वाले को जो फ्री हो गया इसमें इंस्टॉल करके इसको हम ओपन कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। ए वाला यहाँ पे रन हो गया, ठीक है। अब जैसे ए ओपन हो गया, रन यहाँ पे हो गया, तो आपका सी खत्म हो गया होगा, सी फ्री हो गया होगा, क्योंकि ये जो सी पे जो आपका गेम चल रहा था रॉकेट लीग, वो भी खत्म हो जाएगा इस टाइमिंग तक। फिर आपका जो डेस्टिनी चल रहा था वो भी खत्म हो गया, यानी कि अभी हमारे पास बी भी खत्म हो गया और सी भी हमारे पास ऑप्शन है। तो जो यहाँ पे बैटलफील्ड है इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है कि आप सी बी कंप्यूटर यहाँ पे लगा सकते हो या फिर बी भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो कि हमने सी वाला कंप्यूटर पे बैटलफील्ड गेम शुरू कर दिया। अब जैसे सी हमने यहाँ पे कर दिया, तो इस टाइम तक आपके अभी सारे के सारे गेम ओवर हो चुके होंगे। जब आपका बैटलफील्ड खत्म होगा 12:35 तक, तो हमारे पास क्या है, अब हम यहाँ पे बैटलफील्ड नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे हम सी वाला जो कंप्यूटर है वो बैटलफील्ड चला रहा है, वो यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते और यहाँ पे भी नहीं यूज़ कर सकते। क्यों, क्योंकि 12:35 तक क्या हो रहा है, बैटलफील्ड खत्म होगा। यानी कि अभी ये क्या हो रहा है, जो कंप्यूटर सी है वो ऑक्यूपाइड है। वो कब खत्म होगा, वो कब फ्री होगा, 12:35 में फ्री होगा। लेकिन ये अगर ऑक्यूपाइड है तो हमारे जो ए और बी है वो तो फ्री है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए को यहाँ पे चालू करके उस पर हम टाइटनफॉल शुरू कर सकते हैं, और यहाँ पे जो बी वाला कंप्यूटर फ्री है उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और उस पर हार्ट स्टोन खेल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि 7 गेम है और हमारे पास कितने टोटल कंप्यूटर से हमारा पूरा काम बन जा रहा है। तो हमने ए कंप्यूटर का यूज़ किया, बी वाले कंप्यूटर का यूज़ किया और सी वाले कंप्यूटर को यूज़ किया। यानी कि हमारे पास केवल 3 अगर कंप्यूटर होगा तो हम 7 गेम को एक दिन में पूरा क्या करा सकते हैं, इस वाले फॉर्मेट में हम रन करा सकते हैं बिना किसी भी दिक्कत के। समझ में आ गया। तो आपका जो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। 3 जो कंप्यूटर होंगे, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कंप्यूटर, जिससे कि आप टूर्नामेंट कंडक्ट करा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहते हैं, अ कॉलेज हैज सेंट ए स्पोर्ट टीम फॉर ए स्पोर्ट फेस्टिवल इन अदर कॉलेज। द टीम इज मल्टी टैलेंटेड एंड ईच इंडिविजुअल हैज द स्किल टू टेक पार्ट इन मोर देन वन स्पोर्ट। यानी कि एक जो कॉलेज है वो स्पोर्ट फेस्टिवल में दूसरे कॉलेज में जो हो रहा है अपनी टीम को भेज रहा है, ठीक है। और टीम में कुछ मल्टी टैलेंटेड भी लोग होते हैं, जैसे कुछ फुटबॉल भी अच्छा खेलते हैं, कुछ क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, कुछ खो खो भी अच्छा खेलते हैं, ऐसे होते हैं। मतलब 30 मार्क लोग होते हैं। आपके भी साथ में कुछ ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड लोग होंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ टीम में शामिल हैं। तो अगर मल्टी टैलेंटेड को भेजा जाएगा तो आप क्या करेंगे, वो अलग अलग स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, इस क्वेश्चन में पढ़ो। हाउ एवर द सेम इंडिविजुअल कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द टीम फॉर 2 डिफरेंट स्पोर्ट बिकॉज ऑफ ए पॉसिबल क्लैश इन टाइमिंग। अब सपोज करो कि अगर टाइमिंग, क्रिकेट की टाइमिंग जो है वो क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है 9 से, और मान लो कि 3 घंटे का गेम है, 9 से लेकर 12 बजे तक चलेगा। अब इसमें मान लो सिद्धार्थ जो है वो आपका रोहित जो है, और आपका मान लो कि वेद, ये जो है एक्स्ट्रा मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। आपका सिद्धार्थ, रोहित और वेद, ये क्या आ रहे हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं 9 से 12 तक। अब मान लो इनको फुटबॉल भी आता है। अब इसी टाइमिंग के बीच में अगर फुटबॉल भी शुरू हो जाए, 10 से स्टार्ट हो जाए और ये 1 बजे तक चले, तो क्या सिद्धार्थ जो है, रोहित जो है और जो वेद है, क्या इस वाले गेम को छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे? नहीं। तो केवल ये एक ही गेम को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपका ये बता रहे हैं। A graph is created where the nodes are event and edges connect pairs of a sport where the teams share a member. If the college wants the team member to take part in maximum number of a sport, then choose the set of correct option. कॉलेज क्या चाहता है कि उसने मल्टी टैलेंटेड लोगों को लेके गया है, तो वो क्या चाहेगा कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पोर्ट में क्या कर सकते हैं, पार्ट ले सकें। पार्ट कब ले सकते हैं, जब उनमें क्या हो,
उनकी जो टाइमिंग का हो इस ना हो तो वो क्या कर सकते हैं, जो मल्टीपल टीम में जो प्लेयर्स हैं वो मल्टीपल गेम में पार्ट ले लेंगे, फ्रीली कर सकते हैं। तो आपको उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पोर्ट क्या हो सकता है वो बताना है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन बोल रहा है कि द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय फाइंडिंग द मैक्सिमम साइज इंडिपेंडेंट सेट, या फिर आप मिनिमम साइज वर्टेक्स कवर करके निकाल सकते हो, फिर आप फाइंड द मिनिमम कलरिंग करके निकाल सकते हो। तो देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, अगर आपको मैक्सिमम साइज निकालना है तो आप इंडिपेंडेंट सेट के साथ जाते हो, ठीक है, यानी कि इनकी टाइमिंग में क्या हो, कोई भी क्लेश ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे देखो क्या कहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पोर्ट इन विच द टीम कैन पार्टिसिपेट इज 5। मैक्सिमम जो नंबर ऑफ स्पोर्ट है वो पार्टिसिपेट जो कर सकता है वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या 7 हो सकता है। आप इसको में फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो देखो यहाँ पे हर जो एक स्पोर्ट है जिसमें लोग पार्ट कर रहे हैं उसको हम नोड की तरह मानते हैं। जैसे एक यहाँ पे नोड है, सपोज करो कि जो टीम जिसने भेजा है कॉलेज ने, वो अगर यहाँ पे पार्ट ले रहा है, ठीक है, इस वाले गेम में पार्ट ले रहा है, तो अगर यहाँ पे पार्ट लेगा तो ये डायरेक्टली से कनेक्टेड है, यानी कि इनके टाइमिंग में कुछ दिक्कत आ रही होगी, तो वो क्या कर सकता है, सेम प्लेयर यहाँ पे पार्ट नहीं ले सकता है, तो यहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस गेम में। वो क्या करेगा, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्पोर्ट में पार्ट ले लिया। अब जब इसमें पार्ट कर लेगा तो वो डायरेक्टली जो कनेक्टेड है ये इसमें पार्ट नहीं ले सकता है। अब ये वो क्या करेगा, अब वो यहाँ पे ले सकता है या फिर यहाँ पे ले सकता है। तो हमने माना कि वो क्या कर रहा है, वो सपोज करो ये यहाँ पे लेगा, ठीक है, वो यहाँ पे लेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ पे ये पार्ट ले लिया तो अब यहाँ पे नहीं ले सकता है, अब यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर नहीं लेगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ले लिया तो उसके पास ऑप्शन है कि वो यहाँ पे ले सकता है पार्ट, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे भी ले सकता है वो। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर यहाँ पे पार्ट लेता है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जगह पार्ट ले रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसके जगह पे भी आप देख सकते हो कि अगर मान लो कि यहाँ पे उसको हटा देते हो कि यहाँ पे पार्ट नहीं ले रहा है, अगर वो यहाँ पे ले ले और यहाँ पे पार्ट ले ले तो कितने हो जाएंगे, तो आपके 1 2 3 4 5 6 हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, अगर यहाँ पे नहीं करते हैं तो मैक्सिमम देखो, अगर यहाँ पे लेता है तो 5 में ही पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अब जैसे इसको छोड़ के आप दोनों जगह करोगे तो यानी ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं, तो ये दोनों गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आप देखो कितने गेम में पार्टिसिपेट ये कर रहा है, 1, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यानी कि टोटल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पोर्ट होगा जहाँ पे टीम पार्टिसिपेट कर सकती है वो कितना होगा, वो 6 होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द एडजेसेंट मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। आपको एक ग्राफ दिया गया है, उसका बोला कि एडजेसेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप बेसिक समझोगे कि कैसे किसी ग्राफ का एडजेसेंट मैट्रिक्स निकालते हो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे जाते हो तो आपको बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आपका बेसिक क्लियर होगा कि कैसे आप ग्राफ का एडजेसेंट मैट्रिक्स निकालते हो। जैसे ये कब यूज़ होता है, सबसे पहले आप तो ये समझो। तो जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर जो होते हैं, वो ज़्यादातर क्या समझते हैं, वो बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। आप अगर उसको कुछ भी ग्राफ में दिखाओगे, जैसे हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं और फिर उसका लॉजिक समझते हैं। आप देख के बता सकते हो कि कौन कहाँ से जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे ग्राफ में, आपको यहाँ से दिख रहा है कि ए जो नोड है वो बी से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे आप ए से बी तक की तरह जा सकते हो, ए से आप डी की तरह ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रो का साइन उल्टा दिख रहा है। तो ऐसे हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता है, ऐसे हमारा दिमाग काम करता है, हमारी आंखें काम करती हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर को आपको समझाना है तो आप पिक्चर के रूप में फॉर्म में उसको बात नहीं करोगे, उसको आप कहीं ना कहीं डेटा दोगे, आप बाइनरी में बताओगे कि 0 और 1 के फॉर्म में बताओगे। तो उसी के लिए आपका एडजेसेंट मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप एक मैट्रिक्स बनाते हो और उसके थ्रू आपका जो कंप्यूटर होता है वो सारा का सारा चीज़ समझ जाता है कि कौन से नोड से कहाँ तक आप जा सकते हो और कहाँ से कहाँ तक नहीं जा सकते हो। तो उसी का हम एडजेसेंट मैट्रिक्स हमसे पूछा है, तो देखते बनाते हैं। तो हमारे पास कितने नोड है, 4 नोड है, ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो हमें दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि ए से आप बी की तरफ जा सकते हो और ए से आप कहीं जा सकते हो, केवल आप ए से बी तरफ जा सकते हो, ए से डी की तरफ नहीं जा सकते हो, क्योंकि एरो का जो निशान है वो उल्टा है। यानी कि ए से बी की तरफ जाने का केवल एक ही रास्ता है और कोई नोड के पास आप ए के थ्रू नहीं जा सकते हो। यानी कि आप करोगे क्या, ए से आप बी की तरफ जा सकते हो तो बी वाला जहाँ पॉइंट दिख रहा है, इंटरचेंज वाला जो दिख रहा है, वहाँ पे आप 1 लिखोगे और जितने अलग वाले आपके हैं नंबर उनके यहाँ नहीं जा सकते हो तो उनके सामने क्या रख दोगे, आप 0 0 पुट कर दोगे, ठीक है। यानी कि ये शो कर रहा है कि आप ए से केवल बी की तरफ जा सकते हो। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देख रहे हैं बी के लिए। बी से आप कहाँ जा सकते हो, देखो बी के आगे भी ये वाला है, उल्टा एरो पड़ रहा है, यानी कि बी से आप इधर भी नहीं जा सकते हो, सी की तरफ नहीं जा सकते हो, और ना ही बी की से आगे ए की तरफ जा सकते हो, ना ही बी से आप आगे डी की तरफ जा सकते हो। यानी कि इससे बी से आप कहीं भी नहीं जा सकते हो, यानी कि आपका सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, क्योंकि ये रास्ता ही नहीं है, ठीक है। सी वाला देखो, सी का जो नोड है उसका देख लो कि वो डिनोट करता है कि सी से आप बी की तरफ भी जा सकते हो। एरो का निशान देखो कहाँ से ओपन हो रहा है, सी से आप बी की तरफ जा सकते हो, सी से डी की तरफ जा सकते हो, सी से ए नहीं जा सकते हो, ठीक है। यानी कि इससे आप बी और डी को दोनों कवर कर सकते हो। तो जहाँ पे बी और डी की तरह है उसके सामने आप 1 1 रख दो। तो यहाँ पे हम बी की तरफ जा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 1 कर दिया, और आपका डी की तरफ जा सकते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 रख दिया हमने, ठीक है। आगे देखो,
आगे है आपका कि इसमें जो जो जहाँ पे हम नहीं आ सकते, जैसे हम ए पे नहीं आ सकते तो यहाँ पे जीरो कर देंगे, सी पे नहीं आ सकते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आगे डी है, डी वाला ऑप्शन देखो, डी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम डी से सी की तरफ जा सकते हैं क्योंकि एरो का जो निशान है वो उल्टा है, हम डी की तरफ से सी की तरफ जा सकते हैं, डी से हम बी की तरफ जा सकते हो, डी से ए की तरफ जा सकते हैं, तो जहाँ जहाँ जा सकते हो वहाँ पे वन रख दो। डी से हम ए की तरफ जा सकते हैं तो यहाँ पे वन हो जाएगा, डी से हम बी की तरफ जा सकते हैं तो यहाँ पे वन हो जाएगा, और जहाँ पे आप नहीं जा सकते हो उसके सामने क्या रख दोगे आप, जीरो जीरो पुट कर दोगे, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो देखो अब हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। अगर मुझे अब ये ना भी देखना हो, केवल मैं इसके थ्रू क्या कर सकता हूँ, पता कर सकता हूँ कि ए से आप बी की तरफ जा सकते हो या कि नहीं जा सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे देखो, अगर मान लो ग्राफ ना दिया हो, अब हमें पता करना हो कि अगर हम ए से डी की तरफ जा सकते हैं कि नहीं, तो आपको दिख रहा है कि जहाँ पे ए और डी के इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, आपका जीरो है, यानी कि ये शो कर रहा है कि आप ए से डी की तरफ नहीं जा सकते हो। अब देखो तरीका क्या होता है, अगर आपको दिख रहा है रो से आप देख रहे हो, तो रो का मतलब क्या होता है, रो से आप कहाँ जा सकते हो ये डिनोट करता है। अगर रो को देखते हुए आप कर रहे हो कि क्या हो सकता है, जैसे ए जीरो का आप चेक कर, ए चेक करो, क्या ए से जा सकता है, तो नहीं जा सकता क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं किया गया है, आप खुद पे विजिट नहीं कर सकते हो। फिर आप देख रहे हो कि ए के सामने बी लिखा हुआ है वन, तो आप ए से बी की तरफ जा सकते हो। तो एरो जब चेक करते हो, रो जब चेक करते हो तो ये दिखाता है आउट गोइंग, ठीक है, कहाँ से आप जा सकते हो। अगर आप कॉलम को चेक करते हो, जैसे ए से आप चेक कर रहे हो, ए से ये वाला अगर चेक करते हो, ए का कॉलम चेक करते हो, तो ये क्या होता है, ये आपका दिखाता है इनकमिंग। क्या दिखाता है, ए क्या शो करेगा, कॉलम जो शो करता है वो इनकमिंग शो करता है, और जो रो होता है वो आउटगोइंग शो करता है। यानी कि आप ए वाला देख सकते हो कि ए पे कहाँ कहाँ से आ सकते हो। तो ए से केवल आने का रास्ता कहाँ पे, कॉलम में अगर चेक करोगे तो ए से एक डी के सामने आपका वन लिखा हुआ है, यानी कि ए पे आपको जाना है तो केवल यहाँ पे किस रास्ते से आ सकते हो, आप डी के थ्रू आ सकते हो। ए में आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, अगर आपको ए की तरफ आना है, इनकमिंग करना है, तो आप डी से आ सकते हो। तो जो कॉलम होगा, आप याद रखना कि जो कॉलम है उसमें अगर आपको दिखाना है, कॉलम क्या शो करता है, वो इनकमिंग शो करता है, क्या कि आप कहाँ से आ सकते हो, किधर किधर से आ सकते हो, ये शो करेगा। और जो आपका रो है, क्या है, रो क्या कहता है, आउट गोइंग शो करता है कि आप कहाँ जा सकते हो। तो ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रो आउट गोइंग शो करेगा और जो सी है वो इनकमिंग शो करेगा, ठीक है। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो, सी आई एंड आर ओ, मतलब रो से मतलब याद कर लो आर ओ, सी मतलब कॉलम और आई फॉर इनकमिंग, आर फॉर रो मतलब आर फॉर रो हो गया और ओ फॉर आउट गोइंग। तो इससे आपका ऐसे याद हो जाएगा। अब इससे मैच करो, कौन कौन से मैच हो रहा है। पहले वाले कॉलम में हो रहा है, जो पहला वाला मैट्रिक्स का है वो है 0 1 0 0, ये भी है, ये भी है, तो इसमें दोनों भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। इन दोनों में से बताओ कौन होगा। दूसरा वाला मैच करो, दूसरे वाले में सारे के सारे जीरो हैं, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे क्या 1 1 है, तो ये नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द एडजेंसी मैट्रिक्स गिवन बिलो। आपको एक एडजेंसी मैट्रिक्स दिया गया है और आपको बोल रहा है कि क्या इस ग्राफ के 5 नोड है, क्या इस ग्राफ में 10 एजेस हैं, क्या इसमें 5 एजेस हैं, क्या इसकी टोटल जो डिग्री है, सम ऑफ डिग्रीज ऑल ऑफ द नोड्स, ये 20 है या फिर 10 है। तो इस क्वेश्चन से आपको एजेस के बारे में, कैसे आप एज निकालते हो, कैसे आप नोड निकालते हो, ये आपको पता चल जाएगा। देखो क्या आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, ये मान लो कि ये 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको 0 है, 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है, ठीक है। n इंटू एन का मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, n इंटू एन का मैट्रिक्स होता है। और n क्या होता है, ये नोड को शो करते हैं। और जो मैक्सिमम आपके एलिमेंट यहाँ पे हैं, कितने मतलब नोड्स हैं, वो कैसे पता चलता है, वो चलता है n-1 से। आप बताओ n क्या है, यहाँ पे 4 है, यानी कि n-1 इक्वल टू क्या है, 4 है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इधर है और 1 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 इक्वल टू 5, यानी कि टोटल इसमें कितने नोड है, 5 नोड होंगे। तो ये आपका ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा, ठीक है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 4 तक जा रहा है, तो आप यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, 5 ही नोड तो दिख रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितने नोड है, 5 है। या फिर आप फॉर्मूला लगा लो, n-1 इक्वल टू 4 हो जाएगा और n इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो आपके एजेस जो हैं वो कितने हैं। तो देखो आप कहाँ कहाँ से जा सकते हो। जैसे 0 के एजेस मतलब अभी मैंने बताया, रो जो शो करता है कहाँ से आप जा सकते हो, ठीक है, आउट गोइंग शो करते हैं, ठीक है। और कॉलम क्या शो करता है, इनकमिंग शो करता है, तो हम आउट गोइंग देखते हैं। जो आपका 0 से है, 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हो आप देखो, 0 से 1 पे जा सकते हो, 0 से 4 पे जा सकते हो। कहाँ पर जा सकते हो, 1 और 4 पे जा सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 तरीके हैं। फिर आपका 0 जो 1 से है, 1 से कहाँ जा सकते हो, 1 से आप देख रहे हो कि 1 जो है, 1 से आप 0 पे जा सकते हो और 1 से कहाँ पे जा सकते हो, आप 2 पे जा सकते हो, ठीक है। फिर आपका 2 देखो, 2 से आप 1 पे जा सकते हो, 2 से आप 3 पे जा सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 से आप 1 पे जा सकते हो और 3 पे जा सकते हो। फिर 3 से कहाँ पे जा सकते हो, 3 से आप केवल 2 पे जा सकते हो और 4 पे जा सकते हो। 3 से आप 2 एंड 4 पे जा सकते हो। 4 पे चेक करो, 4 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, कितने एजेस होंगे, यहाँ पे देखो 4 से आपका 0 पे जा सकते हो और कहाँ पे जा सकते हो, 4 से आप 3 पे जा सकते हो। अब देखो इसमें चीज़ें क्या हैं, अब इसमें आप देख रहे हो ना, जब इस मैट्रिक्स को देखोगे तो ये वाला जो डायगोनल है, देखो ये क्या है, ये सारा का सारा 0, ये डायगोनल है आपका। और आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है,
यानी कि आपको सिमेट्री दिख रहा है डायगोनल के थ्रू। अगर मान लो इसको आप ऐसे फोल्ड कर दोगे ना तो वो एक दूसरे में आपके मिल जाएंगे, सिमेट्री होंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कॉर्नर में 1, यहाँ भी आपका 1 दिख रहा है, यानी कि सिमेट्री फॉर्म में है। यहाँ पे 1 दिख रहा है डायगोनल के एक साइड, यहाँ पे भी आपका क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है। यहाँ पे आपका 1 है, फिर आपका देख रहे हो यहाँ पे भी 1 है, यानी कि ये क्या है, सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब होता है कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। और अनडायरेक्टेड ग्राफ मतलब कि इस तरीके से भी आप जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, यानी कि एज क्या होगा यहाँ पे जाने का तरीका क्या हो रहा है, एक ही एज क्या शो कर रहा है, 2 रास्ते शो कर रहा है, यानी कि इनकमिंग आउटगोइंग दोनों शो कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो 0 से आप 4 तक जा सकते हो और 4 से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 0 जा सकते हो, यानी कि कहीं ना कहीं ये अनडायरेक्टेड है। और एक एज को आप क्या काउंट कर रहे हो, 2 तरीके से काउंट कर रहे हो, यानी कि जितने भी यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, जितना भी ऐड होगा उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो एक्चुअल में आपको एज के बारे में पता चल जाएगा कि कितने एजेस हैं। तो यहाँ से देख लो, काउंट कर लो, तो ये हो जाएगा 2 2 2 4, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। लेकिन ये क्या है, दोनों को काउंट किया गया है, तो आप दोनों सबका सम करके सम कितना होगा 10, और अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल एज कितने होंगे ये पता चल जाएगा। तो 2 5 जा 10, यानी कि टोटल इसमें कितने एजेस होने वाले हैं, इसमें 5 एज होने वाले हैं इस ग्राफ में, ठीक है, ना ही 10 एज नहीं होंगे यहाँ पे। अब बोल रहा है कि द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल नोड्स इज 20, या फिर सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल नोड्स इज 10। अब देखो सम ऑफ डिग्री क्या होता है ये पहले देखो जो 0 नोड है वो कहाँ से आप जा सकते हो, ये आपको नोड रिप्रेजेंट करता है। तो 0 से आप कहाँ जा सकते हो, 1 और 4 तक जा सकते हो, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। 1 की डिग्री 2 है, 2 की डिग्री 2 है, 3 की डिग्री 2 है, 4 की डिग्री 2 है। और जब इन सबका सम कर दोगे तो क्या हो सकता है, इनका जो सम है यही आपको डिग्री का, जो सारे नोड्स हैं उनकी डिग्री का सम करने के लिए बोल रहा है। तो इसका सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, यानी कि जो सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल नोड्स होगा वो क्या होगा, 10 होगा, ना कि 20, ठीक है। तो इसके ऑप्शन 3 राइट होंगे, ऑप्शन ए वाला, फिर आपका सी वाला और फिर आपका ई वाला राइट होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एज क्या होता है, आपका नोड्स क्या होता है, और कैसे आप एडजेसेंट मैट्रिक्स को क्या करते हो, आप लगाते हो, या फिर उसका बिना ग्राफ के आप एडजेसेंट मैट्रिक्स से क्या कर सकते हो, आप कैसे पता सकते हो कहाँ पे आप जा सकते हो, कहाँ पे नहीं जा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, सपोज वी परफॉर्म BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च परफॉर्म करना है, so that when we visit a vertex we explore its unvisited neighbor in a random order. Which of the following graph could represent the axis explored by BFS starting at vertex E? यानी कि आपको BFS लगाना है इस ग्राफ पे और आपको E से स्टार्ट करना है, तो आपका कैसा ग्राफ दिखेगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। और इसी से नीचे आपका एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है कि द BFS एल्गोरिदम यूजेस ए क्यूब इज ए LIFO यूज़ करता है। LIFO का स्ट्रक्चर लास्ट इन फर्स्ट आउट, या FIFO फर्स्ट इन लास्ट आउट करता है, या फिर FIFO करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर यूज़ करता है, या फिर द वर्ड क्यू डज नॉट रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, क्या है। तो देखो इसने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया। अगर आपको BFS समझना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो ये जो है वो FIFO स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। कैसे, आपने लेक्चर देखा होगा, जो वीक 10 का लेक्चर था उसमें आपको BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में बताया गया, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वर्टिसेस 0 1 से लेके आपके n-1 तक होता है, ठीक है। आप जिस वर्टिसेस को विजिट कर लेते हो वहाँ पे अलग से एक उसका कॉलम होता है, उसमें ट्रू और फॉल्स क्या करते हो, फिल करते हो, ठीक है। अगर मान लो स्टार्ट जहाँ से करते हो उसमें आप पहला, अगर मान लो कि अभी स्टार्ट ही करो तो कहाँ से कोई विजिट किए हो तो वहाँ पे फॉल्स आप करते हो, लिखते हो, और जैसे से विजिट करते जाते हो उस वाले वर्टिसेस के आगे क्या लिखते जाते हो, ट्रू लिखते जाते हो, ठीक है। और साथ ही साथ वर्टिसेस का जो विजिटेड वाला टेबल है उसके साथ ही साथ आप अलग से क्यू आप बनाते हो। क्यू बनाते किसके लिए हो, आप क्यू बनाते हो जहाँ पे एक्सप्लोर करना होता है जिस आपके वर्टिसेस को, उसके लिए क्यू बनाते हो, ठीक है। क्यू में क्या होता है, क्यू जो होता है काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो ब्रेथ फर्स्ट है और यहाँ पे क्यू बोल रहा है, क्यू यूज़ किया जाता है, क्यू किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का राइट क्या होगा, इसका जो होगा ऑप्शन सी राइट होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसका जनरल सा आइडिया लेने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि कैसे हम BFS परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे एक विजिटेड वाला है ऑप्शन, ठीक है, आप यहाँ पे विजिटेड वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हो कि जो भी आप विजिट करना चाहते हो, जिस वर्टिसेस से स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे वर्टेक्स 7 से यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे इनिशियल में क्या है, आप पूरा का पूरा फॉल्स पे करोगे, ठीक है। जैसे आपने डिसाइड किया कि हम वर्टेक्स 7 से स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, जैसे हमने देखा कि वर्टेक्स 7 से स्टार्ट करना, एक्सप्लोर करना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके विजिटेड को ट्रू करेंगे, यानी कि जैसे हमने विजिट किया उसको पहले मार्क करेंगे, ठीक है। मार्क 7 एंड ऐड टू क्यू, हमने मार्क किया कि हाँ हम 7 को विजिट कर लिया लेकिन अभी एक्सप्लोर नहीं किए हैं,
और अगर हम एक्सप्लोर नहीं किए हैं तो वो वाला जो टेबल होगा, जो एक्सप्लोर वाला जो क्यू होगा, उसमें हम क्या करेंगे, अभी हमें 7 को एक्सप्लोर करना है तो इस वाले क्यू में हम एंट्री कर देंगे, फर्स्ट एंट्री यही होगा, ठीक है। अब जैसे हमने फर्स्ट एंट्री किया तो ऐसा नहीं कि हम दूसरे वाले पे चले जाएंगे, फर्स्ट एंट्री क्यू में हुआ तो वही वाला एंट्री पहले आउट भी होगा, यानी कि पहले हम क्या करेंगे 7 को एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे हमने 7 को एक्सप्लोर करना शुरू किया, मार्क 7 एंड ऐड टू क्यू हमने मार्क किया था, और जैसे आपने एक्सप्लोर 7 किया यानी कि 7 यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते थे कि यहाँ पे 7 था, जैसे हमने इसको एक्सप्लोर कर दिया तो ये क्या होगा, पहला एंट्री बाहर आ जाएगा इस क्यू से। अब एक्सप्लोर जब हम 7 को किया तो हमारे पास ऑप्शन है कि 7 से हम 4 पे भी जा सकते हैं, 5 पे भी जा सकते हैं और 8 पे भी जा सकते हैं। और हम क्या करेंगे, जैसे हमने 7 को क्या किया, एक्सप्लोर किया, तो हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, अब हम 4 पे भी जा सकते हैं, 5 पे भी जा सकते हैं और 8 पे जा सकते हैं। तो इनको हमने मार्क क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। और जैसे हमने मार्क कर दिया तो ये अभी विजिट करने बाकी हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे क्यू में, 4, 5, 8 अब हमारे क्यू में ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पे आप FIFO समझना, अब ऐसा नहीं कि 4, 5 ऐड कर दिया तो हम कहीं से भी अब आगे बढ़ जाएंगे, हम 9 पे चले जाएंगे या फिर हम 8 पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो क्यू में पहले ऐड हुआ है उसी को हम पहले लेंगे। जैसे अभी ऐड किसको हुआ है, 4, 5, 8, पहले 4 ऐड हुआ है तो हम पहले किसको एक्सप्लोर करेंगे, पहले हम 4 को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे पहले हमने एक्सप्लोर 7 को किया, अब हम किसकी बारी है, एक्सप्लोर करेंगे 4 को, जो कि ये पहले आया था। अब 4 को जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इसमें हमें दिख रहा है कि 4 से हम 0 पे भी जा सकते हैं, 0 से और 4 से 3 पे भी जा सकते हैं। तो हमें अब इनको क्या करना होगा, मार्क करना होगा। तो जैसे हमने मार्क किया, यानी कि अभी इनको विजिट अभी करना बाकी है, तो इनको हमने मार्क कर दिया, 0 और 3 को ट्रू, 0 ट्रू हो गया और आपका 3 भी ट्रू हो गया, ठीक है। यानी कि इसको हमने विजिट कर लिया, लेकिन अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया। तो अगर हमने एक्सप्लोर नहीं किया तो हम यहाँ पे इनके क्यू में डाल देंगे 0 और 3 को, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि 0 और 3 को हमने क्यू में डाल दिया तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, FIFO वाला नियम जो है, रूल है, जो क्यू का रूल हम वो फॉलो करेंगे। अब हम किसको एक्सप्लोर करेंगे, अब हम 5 को एक्सप्लोर करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सप्लोर 4 को करने के बाद हमने 0, 3 को क्यू में डाल दिया, उसको हमने विजिट किया। अब हम कहाँ पे जाएंगे, अब हम करेंगे एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे 5 से, और 5 देखो यहाँ से निकल गया, पहले यहाँ पे आपको 5 दिखाई दे रहा होगा इस वाले क्यू में। अब हमने क्या किया, जैसे हमने एक्सप्लोर किया 5 को, ये 5 हट जाएगा और हम FIFO ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने 5 को एक्सप्लोर किया और अब देख रहे हो कि 5 से जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम 3 में जा सकते हैं, 8 पे जा सकते हैं और 7 पे जा सकते हैं। लेकिन हमने तो 3 पे, आप देख रहे हो कि 3 पे हम पहले विजिट कर चुके हैं, 8 पे पहले विजिट कर चुके हैं और 7 से पहले विजिट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे नहीं डालेंगे इसको। हम इसको कहाँ पे जा सकते हैं, 5 से हम 6 को जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 वाले को यहाँ पे डाल देंगे और 6 को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे ट्रू। समझ में आ रहा है। तो ये होता है आपका FIFO वाला रूल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि FIFO कैसे काम करता है। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें BFS से रिलेटेड, कि जो BFS एल्गोरिथम होते हैं उसमें जो क्यू यूज़ किया जाता है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो आपको याद हो गया होगा कि क्यू जो स्ट्रक्चर है वो FIFO पर डिपेंड करता है, नहीं उसका FIFO स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला स्ट्रक्चर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सपोज वी परफॉर्म BFS सो दैट व्हेन वी विजिट अ वर्टेक्स, यानी कि इस वाले ग्राफ पे आपको BFS लगाना है और स्टार्ट कहाँ करना है, ये देखो आप यहाँ पे दिख रहा है BFS स्टार्टिंग इन वर्टेक्स ई से आपको स्टार्ट करना है। अभी हमने थोड़ा सा जनरल सा आइडिया ले लिया BFS होता है क्या, ब्रेथ फर्स्ट क्या होता है, अभी हमने देखा। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें इसमें 2 टेबल मेंटेन करने होते हैं, एक विजिटेड वाला टेबल मेंटेन करना होता है और एक क्यू मेंटेन करना होता है। जहाँ पे हमें जिससे स्टार्ट करना होता है विजिटेड वाले सेक्शन में, पहले ये तो बाय डिफॉल्ट से कहाँ पे सेट होते हैं, ये फॉल्स पे सारे के सारे सेट होते हैं। अभी हमने किसी को विजिट नहीं किया तो कहाँ पे होंगे, ये फॉल्स पे सेट होंगे। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमें ई से स्टार्ट करना है, तो हम ई वाला क्या करेंगे, पहले ई को हम विजिट करेंगे, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा टेबल में, पहले हम टी यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे ट्रू सेट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले मार्क करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले मार्क करेंगे कि हाँ हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें स्टार्ट करना है ई से। तो जैसे हमने मार्क किया ई को तो हमने विजिट कर लिया, लेकिन अभी एक्सप्लोर नहीं किया है। तो जब हमने इसको एक्सप्लोर नहीं किया तो ये कहाँ चला जाएगा, ये आपके क्यू में चला जाएगा, ठीक है। और जैसे हम इसको एक्सप्लोर कर लेंगे, जैसे हमने क्या किया, ई को हमने मार्क कर दिया 2, और हम क्या करेंगे, अब इस वाले क्यू से ई को लेंगे और इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, ई को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आप देखोगे कि ई को जब एक्सप्लोर करना शुरू करोगे तो आप किससे, ई से कहाँ कहाँ विजिट हो सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो ग्राफ में, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ई से आप कहाँ पे जा सकते हो, बी पे जा सकते हो और सी पे जा सकते हो। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, आप ई से क्या जा सकते हो, बी पे जा सकते हो और सी पे जा सकते हो। तो हमने क्या किया, एक्सप्लोर कर लिया ई को, तो ये ई क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये क्या होल्ड करता है, ये एक्सप्लोर जिसको करना होता है उसको हम होल्ड करते हैं यहाँ पे। अब जैसे हमने ई को एक्सप्लोर कर लिया तो इससे हमें पता चला कि अब हम बी और सी पे जा सकते हैं, यानी कि अब हम बी को एक्सप्लोर करेंगे फिर सी को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। देखो तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ई पे हमने गए, यानी कि ई को हमने स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना, विजिट पहले हमें मार्क किया इसको, ई को ट्रू किया, फिर उसको हमने क्या किया, एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने से हमें पता चला कि ई से हम कहाँ पे जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं, और कहाँ पे जा सकते हैं, हम सी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें रैंडम से कोई नहीं उठा लेंगे कि हम सी को उठा लेंगे और फिर इसको विजिट करना शुरू कर देंगे। अब हमारा जो क्यू होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, जो पहले आया है वो पहले निकलेगा। तो ये बी पहले आया है तो हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे बी को। किसको एक्सप्लोर करेंगे, अब हम एक्सप्लोर करेंगे बी को। अब बताओ बी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बी से हम ई पे जा सकते हैं और बी से हम एफ पे जा सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप बी से एफ पे जा सकते हो
और बी से कहाँ पे जा सकते हो, ए पे जा सकते हो। तो देखो हमने क्या किया, जैसे ही ई को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो ई से हम बी और सी पे जा सकते थे, तो हम बी पे ट्रू विजिट कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको विजिट कर लिया, सी को भी विजिट कर लिया, टी हमने सेट कर दिया। अब हमें दिख रहा है कि बी से हम कहाँ कहाँ आ सकते हैं, बी से अभी हमने देखा कि हम ए और एफ पे जा सकते हैं, तो हम बी से कहाँ विजिट कर सकते हैं, आप ये लिख लो। वी से हम क्या कर सकते हैं, हम ए पे जा सकते हैं और एफ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, सेट कर देंगे। जैसे हमने एक्सप्लोर कर लिया बी को, तो हमने विजिट कहाँ पे कर लिया, हमने ए को विजिट कर लिया और एफ को विजिट कर लिया, एच कोई यहाँ पे वर्टिसेस नहीं है। तो अब देखो जैसे हमने ए और एफ को विजिट किया तो अभी इसको एक्सप्लोर करना बाकी है, तो हम इसकी एंट्री यहाँ पे कर देंगे। अब हमने एक्सप्लोर कर लिया बी को, तो ये बी वाला यहाँ से हट जाएगा और अब सी जो है यहाँ पे आ जाएगा, और इसके साथ ही साथ अब विजिट किसको करना है, ए और एफ को करना है। तो ए यहाँ पे आ जाएगा और एफ क्या होगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से हट गया। अब देखो अब जैसे हमें बी से पता चल गया कि हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, ए और एफ पे जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम एफ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्यू का रूल फॉलो करना होता है। अब हमें पता है कि अब इस वाले क्यू में क्या है, आपका ए है पहले या एफ पहले है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ए ना पहले वे है ना एफ पहले है, यहाँ पे सी पहले है। तो हम किसको स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोर करना, अब हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे सी को। सी को हम देख रहे हैं कि सी से कहाँ कहाँ जा सकते हो, सी से आप जी पे जा सकते हो, सी से डी पे जा सकते हो, यानी कि सी से आप कहाँ जाओगे, आप सी से जी पे जा सकते हो और सी से कहाँ पे जा सकते हो, डी से जा सकते हो। तो जैसे इसको हमने सी को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो हमने देखा कि सी से हम कहाँ विजिट कर सकते हैं, डी पे विजिट कर सकते हैं और जी पे विजिट कर सकते हैं, यानी कि आप देख लो कि सारा का सारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो अब यहाँ पे भी लिख लो आप कि आप सी से कहाँ विजिट कर सकते हो, आप सी से जी को विजिट कर सकते हो और डी को विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका सी यहाँ से कट गया और फिर आप क्या करोगे, एक्सप्लोर हमने क्या किया, सी को कर लिया, डी को कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं उसको हम कर लेते हैं। एक्सप्लोर हम करेंगे ए को, फिर हम करेंगे एक्सप्लोर एफ को, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑप्शन यहाँ पे होते हैं उनका ट्रू हो गया। तो यानी कि जो आपका ग्राफ फाइनली बनेगा वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। इससे हमारा क्या पता चल रहा है, इससे हमने सारे के सारे जो विजिटेड आइटम है उसको हमने विजिट कर लिया और हमारा क्यू भी क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ इसका ग्राफ बनने वाला है। आप इस पर मैच कर लो कि कौन सा मैच हो रहा है, वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है। ये वाला मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ई से हम सी पे भी जा सकते हैं, बी से जा सकते हैं, यहाँ पे कोई मतलब लिंक ही नहीं है बी का, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों का दोनों जो आपका ग्राफ है वो अलग हो जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ से आप देख रहे हो कि ई से हम बी को यहाँ पे तो रिलेट ही नहीं किया गया, तो ये भी गलत होगा। आपका जो सिमिलर जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है वो ऑप्शन ए दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अपने BFS को समझा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम देखते हैं DFS आखिर क्या होता है। देखो जो DFS होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि इसमें हम स्टार्ट करते हैं आई से और उसके जो अनएक्सप्लोर्ड वाले जो नेबर होते हैं उनको हम विजिट करते हैं, जैसे जी हो गया उसको हम विजिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रिक ये है कि हम यहाँ पे क्यू मेंटेन नहीं करते हैं, जिसको हम एक्सप्लोर करना होता है। जैसे हमारे पास 2 ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे, पिछले वाले को सस्पेंड कर देते हैं और आगे वाले को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हम जैसे BFS में क्यू यूज़ करते थे, जो हमें जैसे मान लो जिसे हमें एक्सप्लोर जिसको करना होता था उसके लिए हम एक अलग से क्यू मेंटेन करते थे। ऐसे इसमें क्या होता है, हम इसमें जिसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 है, 1 के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम 2 पे जा सकते हैं और 3 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने 2 ऑप्शन है तो हम किसी एक को सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। और उसको हम कहाँ पे रखेंगे, उसको स्टैक में रखेंगे। और हमें पता है कि स्टैक कैसे काम करते हैं, स्टैक काम करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो भी स्टैक में लास्ट में एंट्री हुई होगी उसको हम पहले निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि DFC पे कौन से स्ट्रक्चर पे काम करता है तो ये स्टैक के लीफो वाले स्ट्रक्चर पे काम करता है, ठीक है। अब हम उसको थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि DFS आखिर काम कैसे करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। तो आप नाम से याद रखो, डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि हम हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे डेप्थ में। यहाँ पे आप 2 चीज़ें मेंटेन करते हो, एक विजिटेड नाम का आपका क्या होता है, एक टेबल होता है जिसमें जो जो चीज़ें विजिट हो जाती है उसके सामने आप फॉल्स लिखते हो, जो विजिटेड नहीं होते उनके सामने फॉल्स लिखते हो, जो विजिट हो जाते हैं उनके आगे ट्रू लिखते हो। यहाँ पे हम पहली बार आ रहे हैं तभी पहली बार में क्या होगा, सारे के सारे फॉल्स पे सेट होंगे। और यहाँ पे स्टैक ऑफ सस्पेंडेड वर्टिसेस मेंटेन करते हैं, जैसे अभी आपको समझ में आएगा। जैसे अब अगर वर्टेक्स 4 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वर्टेक्स 4 से, तो हम क्या करेंगे, विजिटेड वाले सेक्शन में 4 को ट्रू करेंगे और मार्क कर देंगे 4 को कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, मार्क करें 4 से। अब देखो 4 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, अब 4 से हमारे पास जाने के ऑप्शन कई सारे हैं। हम 0 पे जा सकते हैं, फिर हम कहाँ पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, 7 पे जा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। तो हम क्या करेंगे, 4 को, जैसे हमें पता चला कि 4 से हम 0 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं और 7 पे जा सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक वाले कोई भी ऑप्शन को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। और क्या करेंगे, हम जैसे इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो जो ये वाला है उसको हम क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे और सस्पेंड करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो हमने पहले स्टेप में मार्क किया 4 को, क्योंकि 4 से स्टार्ट करना है हमें, ठीक है, हमने 4 से स्टार्ट करना था तो हमने 4 को मार्क किया, पहले उसको ट्रू सेट किया।
फिर हम देख रहे हैं कितने सारे ऑप्शन है जाने के, 4 से, तो हमें दिख रहा है 0 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं और 7 पे जा सकते हैं। तो कोई भी आपको रैंडम से एक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने 0 सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे हमने 0 सेलेक्ट कर दिया, तो 0 सेलेक्ट करने के बाद हम इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे 0 को, और 4 को क्या कर देंगे, सस्पेंडेड वाले आपके स्टॉक में डाल देंगे, स्टैक में डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे 4 वाले को डाल दिया। अगला स्टेप क्या होगा, हमने 0 को यहाँ पे ट्रू कर दिया क्योंकि हमने इसको विजिट कर लिया। अब हमारे पास अगला जो ऑप्शन बच रहा है वो ये देख रहे हैं कि 0 से आप कहाँ जा सकते हो। 0 से आप देख रहे हो कि 0 से हम 1 पे केवल जा सकते हैं और 0 से हम 2 पे जा सकते हैं। 2 हमारे पास ऑप्शन है, तो कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो। हम क्या करें, हम 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप 1 पे विजिट करोगे तो हम 1 को ट्रू कर देंगे, और हम क्या करेंगे, हमने जैसे 4 को सस्पेंड किया था वैसे अब 0 को भी क्या कर देंगे, सस्पेंड करके इसके स्टैक में डाल देंगे। तो हमने 0 को सस्पेंड कर दिया। अब हम कहाँ पहुँच गए, 1 पे। हम 1 को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जैसे हम 1 को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब हमारे पास क्या है, 1 से हमारे पास कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अब हम 0 पे जा सकते हैं, 0 को हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया, ठीक है, विजिट पहले ट्रू है। अब 1 को हम एक्सप्लोर जब कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हम 1 से कहाँ पे जा सकते हैं, हम 2 पे जा सकते हैं। तो अब हम 1 पे जैसे 2 पे जाएंगे तो हम 1 को क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे और सस्पेंडेड क्यू में डाल देंगे। और हम क्या करें, 2 पे हम चले गए तो 2 को हम क्या कर देंगे, विजिटेड ट्रू कर देंगे इसका, ठीक है। अब आया 2। अब देखो 2 से हम कहाँ पे जा सकते हैं, 2 से हम देख रहे हैं कि 2 से हम 0 पे जा सकते हैं और 1 पे जा सकते हैं, लेकिन 0 और 1 पे हमने ऑलरेडी उसको विजिट कर लिया है, तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। अब हम कहाँ पे जाएंगे, तो यहीं पे ध्यान से समझने वाली बात होती है कि यहीं पे आपका स्टैक वाला काम आता है कि जिस वाले चीज़ पे जाके हम रुक जाते हैं, जहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं दिख जाता है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं। क्या करते हैं, अपना बैक करेंगे, फिर से पिछले वाले पे जाएंगे। और देखो यहाँ पे हमारे पास हमने 1 को सस्पेंड किया था, हमने जब 2 को एक्सप्लोर किया था यहाँ पे, तो उससे पहले हमने किसको सस्पेंड किया था, 1 को, और यहाँ पे हमने इसको सस्पेंडेड में डाला था, सस्पेंडेड स्टैक में डाला था। तो अब देखो स्टैक काम क्या करेगा, लीफो पे काम करता है। तो जो लास्ट वाला हमने एंट्री किया था, लास्ट एंट्री में क्या किया था, 1 पे एंट्री किया था। 2 से पहले आने से पहले हमने 1 से आया था यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक पे जाएंगे। अब 2 से हम कहाँ पे गए, 1 पे, और फिर हम 1 को चेक करेंगे कि 1 से हम कहीं और जा सकते हैं। और हम क्या करेंगे, जैसे हमने बैक ट्रैक किया 1 को, तो 1 को हम यहाँ से क्या कर दिए हैं, यहाँ से हटा दिए हैं, इस वाले सस्पेंडेड की से हमने हटा दिया। अब हम 1 को देखेंगे कि 1 से हम कहाँ जा सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि जब हम बैक से 1 पे जा रहे हैं तो 1 से हम कहाँ पे जा सकते हैं, 0 पे जा सकते हैं, ठीक है। 1 से क्या करेंगे, हम 0 पे जाएंगे, क्योंकि 1 के बाद भी हमने क्या किया, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास बाकी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 से 0 पे जाएंगे। देखो 1 से 0 पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सस्पेंडेड में क्या है, 0 है। फिर 0 से कहाँ पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे। तो हम एक स्टेप जाएंगे। जैसे हम 1 पे आए थे, तो 1 कहाँ से आए थे, 1 से आने से पहले हम 0 पे आए थे, 0 से हम 1 पे आए थे, तो हम पहले बैक ट्रैक करेंगे, 0 पे गए। फिर 0 पे से कहाँ पे आए थे, 0 से हमने आया शुरुआत किया था 4 से, तो 4 पे जाएंगे। अब 4 को हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, ठीक है। हमने सस्पेंडेड की से 4 को हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे 4 को। अब हम कहाँ पे आ गए, अब हम आ गए 4 पे। अब 4 पे हमें दिख रहा है कि हम 4 से कहाँ पे जा सकते हैं, 0 पे जा सकते हैं। तो 0 पे तो हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया, तो इसको ट्रू पे पहले सेट है। अब हमारे पास दिख रहा है कि हम 3 पे जा सकते हैं, 7 पे जा सकते हैं। हाँ, तो क्या करें, 3 और 7 को ट्रू कर दिए थे, 3 और 7 को हमने क्या किया, ट्रू कर दिया। अब हमारे पास 3 और 7 बाकी है, तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक रैंडम सा ले लेंगे। अब हम सपोज करो कि हम 3 को ले लेते हैं। अब 3 को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं 3 को। अब जैसे हमने 3 को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो 3 के पास हमारे पास रास्ता है, 5 पे जा सकते हो या फिर 6 पे जा सकते हो। तो अब कोई भी सेलेक्ट कर लो। सपोज कि हमने 5 को सेलेक्ट कर लिया, तो हम 3 को सस्पेंडेड में डाल देंगे, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, 3 को सस्पेंड कर देंगे। फिर अब हम सस्पेंड कर दिए और 5 को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। अब हम इसमें से कोई भी हमारे पास ऑप्शन है, 6, 7, 8 किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज करो कि हम 7 की तरह जा रहे हैं या फिर 6 की तरह जा रहे हैं, कहीं भी जाओ। अब क्या करोगे, 6 की तरह जाओ, सपोज करो। तो अगर आप 6 की तरह जाओगे तो आपको 5 को सस्पेंड करना होगा, तो हमने 5 को सस्पेंड कर दिया। अब देखो 6 के पास हमने 3 को पहले एक्सप्लोर कर लिया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन और नहीं है 6 के बाद जाने का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक ट्रैक जाएंगे, फिर कहाँ पे जाएंगे, 5 पे, क्योंकि यही वाला लास्ट ऑप्शन था जहाँ से हम गए थे। अब हम 5 पे आ गए। अब 5 पे क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। अब 5 पे आने के बाद हमको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब हम 7 पे जा सकते हैं और फिर 8 पे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम सपोज करो अब जाना शुरू करेंगे 7 की तरफ। अब 7 पे जैसे जाएंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। अब हम 7 पे चले गए। अब हमारे पास 7 पे जाने के बाद हमारे पास 8 ऑप्शन है और आपके पास 9 ऑप्शन है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 7 के बाद हमारे पास 8 ऑप्शन दिख रहा है, तो हम 7 को अब सस्पेंड कर देंगे। अब कहाँ पे जाएंगे, 8 पे जाएंगे, ठीक है। और 8 के बाद क्या होगा, 8 के बाद हम 9 पे जा सकते हैं, तो हम 9 पे जाएंगे, विजिट करेंगे, एक्सप्लोर 9 करेंगे, और 8 को क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। अब 9 पे जैसे हमने आ गए, तो हमें पता है कि 9 के बाद तो कोई चीज़ और चीज़ है नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम बैक ट्रैक करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, जो लास्ट वाला ऑप्शन था वहाँ पे जाएंगे, 8 पे जाएंगे। फिर 8 पे कहाँ पे आए थे, 8 से हमने आया था, 7 से आए थे, तो यहाँ पे जाएंगे बैक ट्रैक करके। और 7 पे कहाँ से आए थे, 5 पे आए थे, तो यहाँ पे जाएंगे। फिर 5 से कहाँ पे आए थे, 3 पे आए थे, तो 3 पे जाएंगे। 3 कहाँ से आया था, 4 पे आए, तो यहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका DFS काम करता है। डेप्थ में जाते हैं और वहाँ पे सर्च करते हैं। समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। ये कुछ एक्टिविटी क्वेश्चन है, इनको हम देख लेते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है DFS जो एल्गोरिथम है वो कौन से स्टैक को यूज़ करता है। तो अभी हमने देखा जो आपका DFS होता है वो स्टैक को यूज़ करता है, और कौन से स्टैक पे काम करता है, ये लीफो पे काम करता है। स्टैक काम ही कैसे करता है, यहाँ पे जो हमने BFS देखा था वो क्यू पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और जो ये DFS है वो स्टैक पे काम करता है, और स्टैक कैसे काम करता है, लीफो पे। लास्ट में जो एंट्री होगा वो पहले आउट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है।
अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं आपके। तो यहाँ आपको दिख रहा है सपोज वी परफॉर्म, यहाँ पे इसको हमने हटा दिया, सपोज करो सपोज वी परफॉर्म DFS सो दैट वी व्हेन वी विजिट वर्टेक्स, यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया और हमने बोला कि DFS यहाँ पे परफॉर्म करना है और आप ई वर्टेक्स से स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले हमने पूरा का पूरा जो जनरल आइडिया ले लिया था कैसे करते हैं, कैसे हम स्टैक मेंटेन करते हैं, कैसे हम लास्ट वाले को लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सस्पेंडेड में डालते हैं, फिर एक एक डेप्थ में एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं। अब इसको हम ऑप्शन के थ्रू जा देंगे, ऑप्शन के थ्रू इसको चेक करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक एक ऑप्शन आप एलिमिनेट करते हैं। चलो अब ऑप्शन डी देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे दोनों में कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये डेप्थ फर्स्ट का नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है तो कैसे होगा, कैसे एक्सप्लोर करोगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है ई पे से, ई से आप कहाँ जा सकते हो, बी पे भी जा सकते हो और सी पे जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे बी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इस वाला ऑप्शन को देखो, ऑप्शन ये वाला देखो क्या कहते हैं। इस पर आपको दिख रहा है कि ई से आप कहाँ जा सकते हो, ई से आपके पास दो ऑप्शन है, बी पे जा सकते हो और सी पे जा सकते हो। तो सपोज करो ये क्या जा रहा है, बी पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे सही गया। अब हमारे पास दिख रहा है कि जैसे बी पे गया, बी के बाद क्या ऑप्शन बचते हैं, बी पे जैसे गया तो वो क्या कर देगा, ई को सस्पेंड कर देगा, ठीक है, ई को सस्पेंड कर दिया। अब बी को एक्सप्लोर करेगा, बी से हमारे पास क्या ऑप्शन है, बी से वो एफ पे जा सकता है और बी से ए पे जा सकता है, ठीक है, दो ही तो ऑप्शन है इसके पास। तो ये क्या कर रहा है, बी जो है सपोज करो कि ए पे गया तो बी को क्या कर देगा, वो सस्पेंड कर देगा, ठीक है। तो अब कहाँ पे आ गया, वो आ गया अब ए पे। अब ए को एक्सप्लोर करेगा, ए से वो कहाँ पे जा सकता है, एफ पे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये क्या होगा, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ए से एफ तरह भी जा सकता है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला ऑप्शन क्या कहते हैं, हमें ई से स्टार्ट करना है, तो ई से स्टार्ट कर रहे हैं, ई के पास ई से कहाँ जा सकता है, बी पे जा सकता है और सी पे जा सकता है। सपोज करो कि सी पे स्टार्ट कर रहा है, ये बी से नहीं जा रहा है, ये क्या किया, सी से स्टार्ट कर रहा है, तो सी पे गया। जब सी पे जाएगा तो ई को क्या कर देगा, सस्पेंडेड स्टैक में डाल देगा। अब सी के बाद क्या एक्सप्लोर करने के पास ऑप्शन है, सी के पास वो डी पे जा सकता है और जी पे भी जा सकता है। तो सपोज करो वो जी वाला ना सेलेक्ट करके वो डी की तरफ जाता है, तो जैसे डी को एक्सप्लोर करेगा तो सी सस्पेंड में चला जाएगा, यानी कि अब जब इसके बाद कुछ नहीं बचेगा तो कहाँ पे आएगा, बैक ट्रैक करके सी पे आएगा, ना कि ई पे आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो डी पे चला गया, अब डी के पास ऑप्शन दिख रहा है कि डी के बाद वो कहाँ पे जा सकता है, वो जी के पास जा सकता है। तो ये क्या कर रहा है, डी के बाद वो जी को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे आ गया अब वो क्या करेगा, इसको सस्पेंडेड में डाल देगा, ठीक है, ये सस्पेंडेड में आ गया। अब जैसे जी के पास आ गया, जी के पास क्या है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है एक्सप्लोर करने का, तो यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है एक्सप्लोर करने का तो वो डी पे आएगा, ना कि एफ पे आएगा, और यहाँ पे तो कोई लिंक ही नहीं है एफ को विजिट करने का, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो जो हमारा रिमेनिंग ऑप्शन है वो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। कैसे राइट होगा इसको भी देख लेते हैं। अब देखो हमारे पास ई वाले वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, तो हमने ई से स्टार्ट किया। ई से कहाँ पे जा सकते हैं, ई से उसके बाद दो ऑप्शन है, ई से वो बी पे जा सकता है या फिर सी पे आ सकता है। तो जैसे ई से वो अगर बी पे जा रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ई से बी पे जा रहा है, तो ई को क्या कर देगा, वो सस्पेंडेड में डाल देगा, ठीक है। अब एक्सप्लोर किसको करेगा, एक्सप्लोर करेगा बी से स्टार्ट करना। अब बी को जैसे एक्सप्लोर करना शुरू करेगा उसके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, वो एफ पे जा सकता है या फिर ए पे जा सकता है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि बी जो है वो एफ पे जा रहा है, और जैसे बी पे एफ पे गया वो क्या कर देगा, बी को सस्पेंडेड में डाल देगा और एफ को एक्सप्लोर करना शुरू करेगा। अब एफ को एक्सप्लोर जब करेगा तो इसके पास क्या दिख रहा है, ए ऑप्शन है, तो जैसे ही एफ को छोड़ के अब ए को एक्सप्लोर करेगा तो एफ को अब सस्पेंडेड में डाल देगा, ठीक है। यानी कि हो गया आपका ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये तीसरे वाले नंबर पे लास्ट वाले में ये है सस्पेंडेड में। तो आप देख रहे हो कि ए पे जैसे विजिट किया, अब वो ए पे कहाँ से आ सकता है, ए से। अब ए से वो कहाँ पे जाएगा, वो फिर से आप अब ऐसा ही ए के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है उसको एक्सप्लोर करने का आगे, तो वो ए से कहाँ पे जाएगा, वो एफ पे जाएगा। जो आपके नियर अबाउट में जो उसका लास्ट वाला जो एंट्री हुआ है सस्पेंडेड स्टैक में वो एफ है, ना कि बी है, तो कहाँ पे जाएगा, ए से वो एफ पे जाएगा, ठीक है। एफ के पास ऑप्शन दिखेगा क्या, एफ से और कोई भी जा सकता है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, सबने हमने विजिट कर लिया, तो फिर कहाँ पे आ जाएगा, वो जो उसके बाद वाला जो सस्पेंडेड है उसमें आएगा, वो बी पे आएगा, ठीक है। अब बी पास चेक करिए कि बी के पास क्या क्या ऑप्शन थे। बी के पास हमारे पास दिख रहा है कि हमारे पास और दो ऑप्शन थे। कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो सी ऑप्शन है, तो वो क्या करेगा, सी की तरफ जाएगा, तो ये सी पे यहाँ पे गया। अब सी के पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, सी के पास ऑप्शन है कि वो जी पे जा सकता है और डी पे जा सकता है, ये वो उसने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है, तो क्या करेगा, सी जो है वो आगे बढ़ेगा, तो आगे जाएगा तो इसको क्या कर देगा, सस्पेंडेड में डाल देगा। सी के पास क्या होगा, सस्पेंडेड डाल दिया, तो अब ये जी के पास जाएगा। जी के पास क्या ऑप्शन है, जी को जब एक्सप्लोर करेगा तो जी को अब सस्पेंडेड डाल देगा और कहाँ पे जाएगा, वो डी को एक्सप्लोर करेगा। तो इस तरीके से देख रहे हो कि ऑप्शन जो ए है इसका राइट अप्रोच होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वाले एग्जाम्पल को जो सर ने लेक्चर आपको बताया हुआ है इसको आप एक बार जाके गो थ्रू कर लो कि डीएफएस कैसे काम करते हैं, और जो अभी मैंने इसको बताया थोड़ा सा शॉर्ट वे में, क्योंकि ये थोड़ा सा रिवीजन लेक्चर है, मैं आपको पूरा डीपली नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला ऑप्शन में जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है सपोज वी परफॉर्म डीएफएस सो दैट व्हेन वी विजिट अ वर्टेक्स वी एक्सप्लोर इज अनविजिटेड नेबर, यानी कि डीएफएस लगाना है और स्टार्ट कहाँ से करना है, 3 से स्टार्ट करना है। तो ऐसे आप क्या करोगे, विजिटेड वाला एक टेबल बना लोगे, फिर एक स्टैक बनाओगे जहाँ पे आप सस्पेंडेड वाला डालोगे, ठीक है। ये वाला आपका ग्राफ दिख रहा है। तो इसमें देखो
इसमें हम देख लेते हैं इसमें अब कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते इसको देख लो आप। ऑप्शन बी देखो इसका, ये वाला ऑप्शन, इसमें क्या है कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या होगा, ये तो डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और देख दो कौन कौन से ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कहता है, अब हमें 3 से स्टार्ट करना है। सपोज करो हमने 3 से स्टार्ट करना शुरू किया, ठीक है। अब इसको हमने स्टार्ट किया, 3 के पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं, 3 से हम जा सकते हैं 8 पे, और 8 पे जा सकते हैं और 2 पे जा सकते हैं। तो सपोज करो हमने क्या किया, हमने 8 पे जाना प्रेफर किया। अब जब आप 8 पे जाओगे तो 3 को क्या कर दोगे, सस्पेंडेड में डाल दोगे, ठीक है। पहले आपने 7 को कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको 7 से नहीं स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है। तो आपने 3 को एक्सप्लोर किया, मार्क किया, 3 को विजिट ट्रू किया, और आप देखोगे 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो अपने 8 के पास ऑप्शन है आपके पास, और 2 जा सकते हो। तो जैसे हमने ये दिखा कि हमें 8 पे जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पिछला वाला सस्पेंडेड क्यू में डाल देते हैं, सस्पेंडेड स्टैक में डाल देते हैं। तो हमने इसको सस्पेंडेड में डाल दिया, और हम कहाँ पे पहुँच गए, हम 8 पे पहुँच गए। अब हमारे पास 8 के बाद क्या ऑप्शन बचता है, 8 के बाद हम 2 पे भी जा सकते थे, लेकिन आप देख लो यहाँ पे 8 के बाद ये 2 पे नहीं जा रहा है। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक। फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, फोर्थ वाला ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें 3 से स्टार्ट करना है। जब ये देखो 3 को एक्सप्लोर करना शुरू किया, मार्क किया, इसको विजिट ट्रू किया। अब 3 के बाद क्या क्या ऑप्शन बचते हैं, 3 से वो 2 पे जा सकते हैं, 8 पे जा सकते हैं और 4 पे जा सकते हैं। सपोज करो वो 2 पे जा रहा है, वो 2 को एक्सप्लोर करना शुरू करेगा, तो ये 2 पे गया। जब 2 पे आया तो ये क्या हो जाएगा, ये सस्पेंडेड में चला जाएगा। अब 2 पे जाने के बाद क्या क्या इसके पास ऑप्शन बचते हैं, वो 2 से 8 पे जा सकते हैं या फिर 2 से 1 पे जा सकते हैं। तो सपोज करो इसने कहाँ पे जाना प्रेफर किया, ये क्या कर रहा है, ये 1 पे जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, 1 पे गया, ठीक है। ये इसको एक्सप्लोर करेगा तो इसको सस्पेंडेड में डाल देगा, ये S2 पे आ गया, ठीक है। अब 1 के पास क्या ऑप्शन बचता है, अब 1 के बाद तो कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं कुछ इसको विजिट करने लायक। तो ये क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, 1 से कहाँ पे आएगा, पहले S2 पे देखेगा, और S2 के चांसेस देखेगा कि S2 से क्या क्या एक्सप्लोर किया सकता है। तो S2 को देख रहा है कि यहाँ से आप 8 को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो ये क्या करेगा, 8 को एक्सप्लोर करेगा और इसको सस्पेंडेड में रहने देगा। फिर आप क्या करेगा, फिर इसको बैक ट्रैक करके S2 पे आया, फिर आप S2 पे देखेगा क्या एक्सप्लोर करने लायक कुछ है, तो नहीं है। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये ऑप्शन इसमें जाएगा, पहले वाले सस्पेंडेड वाले में। अब 3 को चेक करिएगा, 3 से क्या कर सकता है, तो 3 से आप 4 को विजिट कर सकते हो, तो इसको सस्पेंड में डाल देगा, और फिर क्या करेगा, 4 को एक्सप्लोर करना शुरू करेगा, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करेगा 4 को। अब 4 को एक्सप्लोर जब शुरू करेगा तो इसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो है आपके पास 6 पे जा सकता है या फिर 5 पे जा सकता है। तो सपोज करो इसने क्या किया, 5 को सेलेक्ट किया। अब ये क्या करेगा, 5 पे चला गया, 5 पे जैसे जा रहेगा तो इसको सस्पेंड में डाल देगा 4 को। अब जैसे ही 5 पे गया, 5 के पास क्या ऑप्शन बचता है, 5 से वो 6 पे जा सकता है। लेकिन देख रहे हो कि ये 5 के बाद 6 पे एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, डायरेक्टली कहाँ पे रिटर्न हो जाए, ये बैक ट्रैक कर रहा है। लेकिन अभी बैक ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, वो डेप्थ में जाना चाहिए। तो ये 5 के पास इसके पास 6 पे जाने का ऑप्शन था, लेकिन ये नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन बी में ये 5 के पास 6 जा रहा है, और 6 के बाद क्या जा रहा है, 7 पे जा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड जो होगा वो राइट होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वी ऑब्टेन द फॉलोइंग DFS ट्री रूटेड एट नोड ए फॉर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद वर्टिसेस, ए से लेके जे तक वर्टिसेस दिए गए, और ये आपका DFS ट्री दिया गया है रूटेड एट नोड ए पे, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन एज इन द ओरिजिनल ग्राफ। आपको दिए गए ऑप्शन में से बोलना है कि कौन सा जो है ओरिजिनल ग्राफ का एज नहीं हो सकता है। तो एक चीज़ याद रखना कि DFS ट्री की बात हो रही है, और DFS ट्री में क्या होता है कि हम हर एक नोड को क्या करते हैं, डेप्थ में जाकर सर्च करते हैं, हम लेवल वाइज यहाँ पे सर्च नहीं करते हैं। देखो जैसे ए है, अब मान लो कि ए के पास ऑप्शन था कि वो बी पे जा सकता है और वो सी पे जा सकता है, ठीक है। बी के पास ऑप्शन है कि वो डी पे जा सकता है और वो ई पे जा सकता है, ठीक है। फिर आपके पास सी के पास मान लो कि ऑप्शन है केवल वो एफ पे जा सकता है। आपके डी के पास ऑप्शन है कि वो जी पे जा सकता है। फिर ई के पास जो ऑप्शन है वो मान लो कि ये एच पे जा सकता है। तो देखो इसमें DFS कैसे लगता है, DFS लगने का मतलब कि ऐसा नहीं कि वो एक के बाद जाएगा और बी और सी को दोनों को सर्च करेगा, लेयर वाइज इसमें नहीं होता है कि विजिट करेगा। वो क्या करता है, वो डेप्थ में जाता है। जैसे अगर मान लो ए के पास से स्टार्ट हो रहा है तो वो ए के पास देखेगा कि इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, वो बी की तरफ जा सकता है और सी की तरफ जा सकता है, ठीक है। दोनों रास्ते हैं, तो इसमें से ये क्या करेगा, इन दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट करेगा। सपोज करो कि इसने बी को सेलेक्ट किया, जब बी को ये सेलेक्ट करेगा तो इसके पीछे वाला जो आपका नोड होगा उसको क्या करेगा, सस्पेंड स्टैक में डाल देगा। अब इसके बारे में कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है। अब क्या करेगा, वो बी को एक्सप्लोर करेगा। अब बी को एक्सप्लोर जब कर रहा है तो उसको पता चल रहा है कि वो डी और ई के पास जा सकता है। तो अब क्या करेगा, उसके बाद 2 ऑप्शन बच रहे हैं, तो वो दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट करेगा और उसको एक्सप्लोर करना शुरू करेगा। सपोज करो कि डी को एक्सप्लोर करेगा तो इसको सस्पेंड में डाल देगा, ठीक है। अब डी के पास ऑप्शन क्या है, डी के पास एक ही ऑप्शन बच रहा है कि वो क्या करेगा, डी को के बाद आपके पास जी पे जाएगा। तो जब जी के पास जाएगा तो इसको सस्पेंड में डाल देगा और ये क्या करेगा, जी को एक्सप्लोर करेगा। अब जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है आगे, तो वो क्या करेगा, जी के पास बैक ट्रैक करेगा और फिर अपना जो अगला वाला, जो पिछला वाला, जस्ट लेटेस्ट वाला जो आपका था, क्योंकि स्टैक है ये और ये लीफो पे काम करता है DFS, तो जो लास्ट वाला आएगा
उसको पहले वो एक्सप्लोर करेगा और फिर देखेगा क्या डी के बाद भी कोई ऑप्शन है कि जिसके एक्सप्लोर किया जा सकता है, तो डी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या करेगा, फिर बैक ट्रैक करके कहाँ पे जाएगा, वो बी पे जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये डेप्थ में पूरी सर्च चल रही है, ठीक है, डेप्थ में यहाँ पे एक एक चीज़ को विजिट कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें क्या है, एक डीएफएस ट्री जो बना हुआ है, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें हम डेप्थ में जाके चीज़ें सर्च करते हैं और देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें किसमें एज हो सकता है। तो देखो ये क्या हो रहा है कि जब आप इसमें डेप्थ में जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये जो लाइन होगा इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड होने के चांसेस होंगे, जैसे ए बी से कनेक्टेड हो सकता है, बी सी से कनेक्टेड हो सकता है, या फिर ए जो होगा वो जी से बी कनेक्टेड हो सकता है। लेकिन कहाँ कनेक्टेड नहीं हो सकता है, तो देखो जो आपका सी है वो ई से कनेक्टेड नहीं हो सकता है, जो आपका एच है वो आपका एफ से कनेक्टेड नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेवल वाइज नहीं चल रहा है, यहाँ पे डेप्थ वाइज चल रहा है। आपको समझ में आ गया। अब इस पे देखो, इस पे आपको देखना है कि कौन सा जो होगा वो एज नहीं हो सकता है ओरिजिनल ग्राफ का। तो अब देखो बी और एफ देख रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, सेम लाइन में आ रहा है, यानी कि डेप्थ में जब देख रहे हो कि डेप्थ में एक एक चीज़ें सर्च कर रहा है तो ये सेम लाइन में है, तो आप बोल सकते हो कि ये क्या होगा, इसमें एजेस हो सकते हैं। बी और एफ में क्या हो सकता है, एजेस हो सकता है। ए और जी में देखो, ए और जी भी देख रहे हो कि ए और जी यहाँ पे अगर है तो इसके पास ऑप्शन है, तो ये भी एक सिंगल लाइन में आपको दिख रहा है, यानी कि इसमें भी कनेक्शन हो सकता है ओरिजिनल ग्राफ में, ठीक है। फिर आपका दे रहा है ई और एफ। अब ई और एफ में देखो, ई यहाँ पे और एफ यहाँ पे, यानी कि दोनों अलग अलग लेवल में है, लेकिन हम लेवल में क्या कर सकते हैं, इसमें सर्च नहीं करते हैं। तो जो हमारा डीएफएस का जो ट्री बना होगा वो क्या बना होगा, इसमें डेप्थ वाले पे ही हमें बना होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ई और एफ है वो अलग अलग लेवल पे है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इसमें एजेस नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन जो सी होगा वो राइट होगा। ए और एफ देख लो, ए यहाँ पे और एफ यहाँ पे, यानी कि सिंगल लाइन में है, तो आप बोलोगे कि ये क्या हो सकता है, इनके बीच में एज हो सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी हमने डीएफएस ट्री देखा, अब इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बीएफएस ट्री से रिलेटेड। देखो सपोज वी ऑब्टेन द फॉलोइंग बीएफएस ट्री, ये बोले बीएफएस ट्री हमने ऑब्टेन किया हुआ है रूटेड एट नो ए पे फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ, ये भी अनडायरेक्टेड ग्राफ है, यानी कि आप दोनों साइड में जा सकते हो, विथ वर्टिसेस ए से लेकर जी तक वर्टिसेस दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन एज इन द ओरिजिनल ग्राफ, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा एज नहीं हो सकता है ओरिजिनल ग्राफ का। तो हमें पता है कि अगर मान लो कि हम क्या करते हैं, हम अगर बीएफएस ट्री की बात करें तो इसमें कैसे एक्सप्लोर करते हैं, हम इसमें डेप्थ में एक्सप्लोर नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि ए के पास ऑप्शन है जाने का, कहाँ पे, बी के पास जाने का ऑप्शन है और ये सी के पास जाने का ऑप्शन है, तो वो क्या करेगा, ए को पहले हम इसमें क्या करते हैं, क्यू मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, क्यू मेंटेन करते हैं। अब जब हमें क्या करना होता है, हम इसको मार्क करेंगे ए को, तो मार्क जब हमने ए को किया तो इसको हम पहले इसमें डालेंगे क्यू में, जिसको हमें फिर बाद में लेना होगा। मार्क करेंगे ए को, ए के पास क्या ऑप्शन है, ये आपके बी को विजिट कर सकता है और सी को विजिट कर सकता है, ठीक है। तो जब हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं तो बी और सी को कर सकते हैं, तो ये ए को हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर कर लिया, तो ये एक्सप्लोर वाले से हट जाएगा क्यू में और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारा क्या होता है कि जो इसमें पहले एंट्री होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है क्यू वाला सिस्टम, तो जो पहला वाला आइटम होगा फिर उसको लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको विजिट करेंगे, तो बी को लेंगे, फिर उसके बाद सी को विजिट करेंगे। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, बीएफएस ट्री चलता है। तो आप देखते हो कि यहाँ पे लेवल वाइज चीज़ें होती हैं, यानी कि लेयर वाइज हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। अगर एक लेयर ये हो गया तो दूसरा लेयर ये होगा, फिर आपका तीसरा लेयर मान लो कि ये आपका डी हो गया और ये ई हो गया, तो ये तीसरा लेयर ये हो गया। तो इसमें लेयर बाइज लेयर आपका क्या हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है। जैसे ए से आप बी और सी में जा सकते हो, बी और सी आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, इनके बीच में एज हो सकता है। लेकिन अब बोलो कि सी और एफ ई के बीच में आपका एज हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। तो देखते हैं क्या हो सकता है, इसमें कौन कौन से एज नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ए और ई आप देख रहे हो ये दोनों अलग अलग लेवल पे है, ये आपका लेवल 1 है और ये क्या है, लेयर 2 है, तो इनके बीच में क्या हो सकता है, एज नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन राइट होगा। फिर अब बोल रहा है आपका ए और डी, ए यहाँ पे है, ये सी एक अलग लेयर का है, लेयर 1 है, और ये क्या है, लेयर 2 है, तो इनके बीच में भी क्या हो सकता है, ए और डी के बीच में क्या होगा, कनेक्शन नहीं होगा। अगर कनेक्शन होता है तो ये आपके लेयर 1 में ही होता है, ठीक है, लेवल 1 पे होता है डी, और वहाँ पे क्या होता है, एक रास्ता होता है जाने का, लेकिन ये क्या है, कनेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी एज नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग लेयर में है। फिर आपका बोल रहा है ए और एफ, ए यहाँ पे और एफ अलग है, यानी कि आप देख रहे हो कि एक लेयर यहाँ बन रहा है, फिर एक लेयर यहाँ बन रहा है, फिर एक लेयर यहाँ बन रहा है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा वीएफएस काम करता है वो लेयर वाइज हम एक्सेस करते हैं, तो ये वाला भी क्या होगा, इसमें एज नहीं हो सकता है और ए एफ के बीच में। फिर बोल रहा है बी और सी, आप देखो बी और सी क्या आ रहा है, सेम लेवल में है, यानी कि सेम लेयर में है, तो आप बोल सकते हो कि इनके बीच में क्या हो सकता है, एज हो सकता है। तो इसके जो राइट ऑप्शन होंगे वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इसका राइट होगा, जिनमें एजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग डायरेक्टेड ग्राफ। आपको यहाँ पे एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया गया, ठीक है। फिर आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सपोज डीएफएस ऑफ दिस ग्राफ इज परफॉर्म फ्रॉम नोड ए such that when we visit a vertex we explore it unvisited neighbors in alphabetical order, which of the following option are correct। ये क्या है, आपका एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है और आप ए नोड से स्टार्ट करो और यहाँ पे डीएफएस रूल लगाओ और फिर क्या करो, एक एक चीज़ को जो अनविजिटेड नेबर है उसको एक्सप्लोर करते जाओ, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे क्या करना है, उसको एक्सप्लोर करना है। तो इसमें आपको बोला कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, सी एफ जो होगा वो फॉरवर्ड एज होगा, एफ डी क्या होगा वो बैकवर्ड एज होगा, ई सी जो होगा वो फॉरवर्ड एज होगा, या फिर बी डी जो होगा वो बैकवर्ड एज होगा। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड एज क्या होता है, बैकवर्ड एज क्या होता है। इन दोनों के अगर बारे में आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को
ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड एज और बैकवर्ड एज जो होता है उसकी समझते हैं। इस वाले पिक्चर में देखो, ये वाला क्या है, ये एक आपका डायरेक्टेड ग्राफ है और इसी के बेसिस पे ये आपका यहाँ पे ट्री बनाया गया। ठीक है, कैसे? अब देख रहे हो यहाँ पे इस ग्राफ में आपको दिखाया गया है कि डायरेक्टेड ग्राफ है। आप अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो जीरो से क्या कर सकते हो, आप जीरो से जा सकते हो 1 पे, जीरो से जा सकते हो 2 पे। दो ऑप्शन है इसके पास। तो यहीं पे आपका इस ये ट्री बन रहा है कि जीरो पास क्या ऑप्शन है, वो 1 पे जा सकता है या फिर 2 पे जा सकता है। ठीक है, तो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो से क्या जा रहा है, 1 पे जा रहा है। फिर 1 से कहाँ जा सकता है, 4 पे जा सकता है, तो ये 4 को एक्सप्लोर कर सकता है। फिर 4 के बाद कहाँ पे जा सकता है, 7 पे जा सकता है, तो ये 7 पे गया है। फिर उसके बाद ऐसे ही आपका जीरो के बाद 2 पे एक्सप्लोर कर सकता है, 3 को एक्सप्लोर कर सकता है। अब इसमें आपका क्या आ रहा है देखो, तो इसमें ये चीज़ें आ रही हैं कि ये जो होगा, जो इस ग्राफ के बेसिस पे ये बना, ये क्या बना, ये ट्री बना। ये जो ब्लैक वाला जहाँ पे आप जा सकते हो, ये क्या होते हैं, ये आपके ट्री के एजेस होते हैं। क्या होते हैं, ट्री के एजेस होते हैं। अब लेकिन इसमें जो भी है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इस ट्री का पार्ट नहीं है। तो आप बोलोगे कुछ ऐसे भी हैं जो इस ट्री का पार्ट ना हो, तो हम उसको बोलेंगे नॉन ट्री एजेस। उनको क्या बोलेंगे हम, नॉन ट्री एजेस बोलेंगे। इसमें आपके आते हैं फॉरवर्ड एजेस होते हैं, बैक एजेस होते हैं, क्रॉस एजेस होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। फॉरवर्ड एजेस क्या होता है, बैक एजेस क्या होता है और क्रॉस एजेस क्या होता है। फॉरवर्ड एजेस मतलब देखो, इसमें मतलब फॉरवर्ड एजेस वो होंगे जो कि डायरेक्टली क्या हो, आपके देखो 4 से लेके 7 तक विजिट करने में आपका 4 से 7 तक क्या है, कोई भी एज यहाँ पे नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको 4 से लेके 7 तक एज मिल रहा है और उसका डायरेक्शन कैसा है, इसका डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके ट्री में कोई ऐसा एज नहीं है। तो जहाँ पे ये आपका नॉन ट्री एज हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम ट्री में तो ये है ही नहीं, लेकिन ये ग्राफ में है, तो हम बोलेंगे इसको फॉरवर्ड एज। अब देखो बैक एज क्या होता है। बैक एज बोले तो अगर मान लो कि हमने फॉरवर्ड एज देखा, फॉरवर्ड एज का अगर मान लो कि इस तरीके का एज अगर बन रहा है डायरेक्टेड एज, तो बैक एज क्या होगा आपका, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देखो इसको समझो कैसे हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप जीरो से जा रहे हो 2 पे, 2 से जा रहे हो 3 पे, और 3 से क्या जा सकते हो, 3 से आप जीरो पे जा सकते हो। ठीक है, 3 से जीरो पे जाने का रास्ता है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं ट्री वाइज, हमने ट्री जो बनाया, तो हम यहाँ पे 3 पे कैसे विजिट कर रहे हैं, हम जीरो से 2 पे जा रहे हैं और 2 पे क्या, 2 से के थ्रू कहाँ जा पा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 से एक जीरो तक क्या था, एक आपका एज था, लेकिन जो कि यहाँ पे क्या है, एज में ये वाले ट्री में मिसिंग है। तो जो यहाँ पे इस ट्री में ना हो, तो जो नॉन ट्री एज होगा और वो जिसका डायरेक्शन जो होगा वो बैक की तरह होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बैक एज बोलेंगे। ठीक है, अब देखो क्रॉस एज क्या होता है। क्रॉस एज देखने के लिए हमें ये पता करना होगा कि हमें ये देखे थे कि फॉरवर्ड एज में क्या होता है, वो डायरेक्टली रिलेशन होता है कि आप देखते हो कि यहाँ पे एक फॉरवर्ड एज होगा जो कि इस ग्राफ पे हो, लेकिन क्या हो, इसमें जो ट्री हमने बनाया है वहाँ पे उसमें कोई उस तरीके का एज ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एज। उसका अगर डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड की तरह है। अगर बैकवर्ड होगा, उसका डायरेक्शन क्या हो, बैक की तरह हो। वो इस ग्राफ में होना चाहिए लेकिन वो एज में नहीं होना चाहिए, नॉन ट्री एज होना चाहिए, तो वो क्या होगा, बैक एज होगा। अब वैसे क्रॉस एज क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, जब हम इस ट्री को एक्सप्लोर कर रहे थे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हमने 7 को एक्सप्लोर किया, तो 7 को हमने किसके थ्रू एक्सप्लोर किया, हम 5 के थ्रू 7 पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, जब इसको हमने एक्सप्लोर कर लिया तो हम क्या, हमारे पास दिख रहा है कि हम इस वाले ग्राफ में देख रहे हैं तो हम 7 पे 6 के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि 6 से 7 के बीच में क्या है, कोई भी यहाँ पे एज नहीं है। तो ये वाला जो होगा, यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एज बोलेंगे। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा फॉरवर्ड एज क्या होता है, बैक एज क्या होता है और क्रॉस एज क्या होता है। अब इसी वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें बोला है कि ये वाला हमारा ग्राफ है, रियल ग्राफ ही है। अब हमें एक ट्री बनाना है। ट्री किस तरह का बनाना है, हमें DFS का ग्राफ बनाना है और ए से स्टार्ट करना है। तो हमने क्या किया, ए को लिया, हमने ए से स्टार्ट यहाँ से किया। अब ए से आप बी की तरफ भी जा सकते हो और सी से भी जा सकते हो। तो हमने क्या किया, एक सेलेक्ट कर रहे हैं। DFS हम क्या जाते हैं, हम डेप्थ फर्स्ट जाते हैं, यानी कि डेप्थ में जाते हैं, तो हम बी सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने बी को लिया। अब बी से, अब यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको ध्यान देना है। अब बी से आप कहाँ जा सकते हो, सी पे जा सकते हो, बी से आप डी पे जा सकते हो। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आप वो करना है, प्रायोरिटी देना है। तो आप बी से डी पे नहीं जाओगे, बी से कहाँ जाओगे आप बी से सी पे जाओगे। तो हमने सी को विजिट किया। अब देखो सी के पास क्या ऑप्शन है, सी के बाद से आप जा सकते हो एफ पे, और कहाँ पे जा सकते हो, और कहीं नहीं जा सकते हो। ठीक है, सी से आप केवल एफ पे जा सकते हो। तो हमने क्या किया, सी से एफ पे विजिट किया। ठीक है, अब देखो एफ के बाद क्या ऑप्शन है, एफ के बाद आप देख रहे हो कि केवल इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, केवल वो डी को एक्सप्लोर कर सकता है और कहीं नहीं जा सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो एफ होगा वहाँ से हम जाएंगे आगे और ये डी को एक्सप्लोर करेगा। तो इस तरीके का आपका DFS जो ग्राफ होगा ये बनेगा। अब हम देखते हैं इसमें जो फॉरवर्ड एज क्या होगा और बैकवर्ड एज क्या होगा। तो देखो याद रखना कि फॉरवर्ड एज या बैकवर्ड एज वो इस तरीके के एज होते हैं जो कि इस वाले ट्री में जो आपने बनाया DFS वाला ट्री, इसमें नहीं होना चाहिए और ये एक्चुअल जो ग्राफ है उसमें होना चाहिए। ठीक है, तभी हम देखते हैं।
अब यहाँ पे देख रहे हो ये बोल रहा है ऑप्शन में कि सी एफ जो होगा वो फॉरवर्ड एज होगा। क्यों, ऐसा क्यों है? अब यहाँ पे देख रहे हो कि सी एफ यहाँ पे एज है और देख रहे हो आप यहाँ पे कि सी एफ यहाँ पे भी एज है, तो देखो दोनों जगह प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे कि ये तो फॉरवर्ड एज हो ही नहीं सकता। कि फॉरवर्ड एज किस तरह के एज होते हैं? ये आपके नॉन ट्री एज होते हैं। ये आपका जो एज होगा वो इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तब आप बोल सकते थे कि इसको क्या है, ये आपका एक फॉरवर्ड एज है। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ भी प्रेजेंट है एज और ये आपके ट्री में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो सकता है, ये फॉरवर्ड एज होगा ही नहीं। क्योंकि फॉरवर्ड एज का कंडीशन क्या होता है कि वो नॉन ट्री एज होता है, वो उसको ट्री में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, वो केवल ग्राफ में प्रेजेंट होगा। बैकवर्ड एज देखो, एफ डी इज ए बैकवर्ड एज। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एफ से क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये तो बैकवर्ड एज हो ही नहीं सकता है, जो कि यहाँ ट्री पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। और यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ ही प्रेजेंट है, तो ये वाला भी कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। AC बोल रहा है कि फॉरवर्ड एज है। अब यहाँ पे देखो AC से डायरेक्ट ट्री में हमारा क्या है, कनेक्ट नहीं है, तो आप ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि ये क्या है, एक नॉन ट्री एज है। नॉन ट्री एज होना जरूरी है, तभी वो क्या हो सकता है, फॉरवर्ड एज होगा या बैकवर्ड एज होगा। AC से यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, तो ये क्या होगा, एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि ये क्या होगा, नॉन ट्री एज है। अब हमें ये चेक करना है कि ये फॉरवर्ड एज है या बैकवर्ड एज है। अब यहाँ पे देखो AC की डायरेक्शन क्या है, AC की डायरेक्शन देख रहे हो कि यहाँ पे फॉरवर्ड वाला है, तो ये क्या होगा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा कि AC क्या होगा, ये फॉरवर्ड एज होगा। अब आगे ऑप्शन देखो BD बोल रहा है कि बैकवर्ड एज है। अब देखो B या D से डायरेक्ट यहाँ पे एज नहीं है, तो ये वाला तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि ये नॉन ट्री एज है, ठीक है। लेकिन अब हम चेक करेंगे क्या ये बैकवर्ड एज है। अब यहाँ पे देखो क्या B से D से क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली फॉरवर्ड के टाइप का एज है, ये आप बोल रहे हैं ऑप्शन में बैकवर्ड एज, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे फॉरवर्ड एज दिया होता तो ये ऑप्शन राइट होता, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका नॉन ट्री एज है, लेकिन ये बैकवर्ड एज नहीं है, क्या है, ये फॉरवर्ड एज है। समझ में आया? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन अनडायरेक्टेड प्लानर ग्राफ विथ 169 वर्टिसेस। आपको बोला है अनडायरेक्टेड, यानी कि आप इसमें आप दोनों तरह जा सकते हो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एन की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है, वर्टिसेस की वैल्यू दे दी गई है। वर्टिसेस कितना है, वर्टिसेस को हम एन से डिनोट करते हैं और एजेस को क्या डिनोट करते थे, हम एम से डिनोट करते थे। आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ एजेस विल बी लेस देन और इक्वल टू 14196। अब आपको निकाला है मैक्सिमम एजेस कितना हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो लेस देन और इक्वल टू कितना होगा। तो हमें पता है कि इसका हम कैसे निकालते हैं, हम इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये होता है एन इंटू n-1/2 से हम निकालते हैं। अब n की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास वर्टिसेस कितने हैं, नोड्स कितने हैं, ये है आपके 169। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 169 इंटू 169 में से -1 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 168 अपॉन 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8। अब 169 इंटू 84 करोगे तो कितना आएगा, आप कैलकुलेट करना, तो ये कितना देगा आपको 14196 देगा। तो ये आपका ऑप्शन 1 राइट होगा, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोलते हैं यूज बिलो इन्फॉर्मेशन फॉर क्वेश्चन 1 to 3, यानी कि ये वाले जो इन्फॉर्मेशन दिए गए उसी की बेसिस पे आपको क्वेश्चन 1 का आंसर देना है, 2 का देना है और 3 का देना है। द एंट्री एंड इज डिपेंडेंसी इन अ सेल फॉर एनी स्प्रेडशीट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग डायरेक्टली असाइक्लिक ग्राफ। ये बोल रहा है कि अगर डायरेक्टली असाइक्लिक ग्राफ आपने पढ़ा होगा, डायरेक्टली असाइक्लिक ग्राफ को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DAG, ठीक है। ये क्या होता है, ये इसमें असाइक्लिक वाले ग्राफ होते हैं और वो डायरेक्टेड होते हैं, अनडायरेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टेड होते हैं, उनमें क्या बोला है कि ये डिपेंडेंसी को शो करते हैं, ठीक है। और वही आपका यहाँ पे एंट्री में दिया गया है, बोला है कि ये वाला जो टेबल है यहाँ पे आपके स्मॉल पार्ट में आपके स्प्रेडशीट की डिपेंडेंसी दी गई है। द पर्टिकुलर सेल इन ए स्प्रेडशीट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स आई, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द कॉलम एंड आई रिप्रेजेंट द रो नंबर। ये मान लो कि इसको एक्सेस इसको करना है, जैसे यहाँ पे AI है, A1 आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन से वाले रो में है, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जो A1 होगा, जो X होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को और I रिप्रेजेंट करेगा रो को। तो यानी कि ये किस वाले रो पे है, तो हमें पता है कि ये किस पे होगा, ये A1 सेल पे है। A1 सेल पे क्या है, A1 है। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये किस पे सेल पे है, ये B1 सेल पे है। ये किस सेल पे होगा, ये आपका A2 सेल पे होगा। A2 सेल पे की वैल्यू कितनी है, B1 - 10 है। ये किसके सेल पे है, ये B2 वाले सेल पे है। ये किस पे है, ये आपका A3 सेल पे है। ये क्या होगा यहाँ पे, ये B3 सेल पे है। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वाले किस सेल पे होगा, यहाँ पे आपका A कॉलम और रो कितना है 4 पे, यानी तो ये A4 सेल पे है। और ये कौन से सेल पे है, ये B4 सेल पे है। तो ये बोल क्या रहा है, आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द डिपेंडेंसी बिटवीन सेल्स इन टेबल्स AQ। आपका जो ये वाला टेबल दिया गया है, आप इसको बताना कि कौन सा जो ग्राफ होगा इनके डिपेंडेंसी को शो करेगा। तो एक चीज़ आप समझ लो कि डिपेंडेंसी होता क्या है। अब मान लो कि 2 ग्राफ है, जैसे ये क्या है, ये एक आपका एक नोड है A, एक नोड है B और एक नोड है C, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो कि A से एक जो एज है वो इधर जा रही है, डायरेक्टेड एज है ये, ठीक है, अनडायरेक्टेड नहीं है, डायरेक्टेड एज है। A से C की तरफ जा रहा है और B से क्या हो रहा है, ये भी C की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो और सपोज करो ये क्या हो रहा है, A से आपका B तरफ जा रहा है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें आप देख रहे हो
कि ए जो है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। क्या ये इंडिपेंडेंट है? क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि ये किसी से भी इनपुट नहीं ले रहा है। क्या हो रहा है? देख रहे हो कि इसकी तरफ कोई भी एरो नहीं आया है, कोई भी एरो का डायरेक्शन इसकी तरफ नहीं है, तो ये क्या होगा? ये आपका इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। अब बी को देख रहे हो, बी किस पे डिपेंडेंट है? बी पे देख रहे हो, सी से कोई चीज़ें नहीं बी ले रहा है, बी जो है वो ए से ले रहा है, यानी कि ए से आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो बी जो है वो डिपेंडेंट किस पे है? वो ए पे डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? बी जो होगा वो ए पे डिपेंडेंट होगा। अब सी की बात करो, सी पे देख रहे हो कि ये आपका यहाँ पे ए से भी आ रहा है रो, और ये भी क्या आ रहा है? बी से भी इस पे ए जा रहा है। तो जो सी होगा वो ए पे भी डिपेंडेंट होगा और बी पे भी डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब बी किस पे डिपेंडेंट होगा? बी केवल आपका ए पे डिपेंडेंट होगा, और जो ए है वो क्या होगा? वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी ये आपका बी पे भी डिपेंडेंट नहीं है और सी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। तो ये आपका इस तरीके का कुछ माजरा है। अब हमें इस वाले टेबल को देखते हुए हमें क्या करना है? इस वाले को ग्राफ को बताना है। तो आप यहाँ पे देखो A1, हम जो भी चीज़ें हैं इसको हम लिख लेते हैं। पहले इस स्ट्रक्चर में रखना है। देखो A1 B1 A2 B2 A3 B3 इस तरीके से स्ट्रक्चर में रखना है। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखो हमें पता है कि हमारे पास क्या है, हमें A1 है, तो हम पहले सारे के सारे नोड बना लेते हैं। यहाँ पे A1 है, फिर आपका नीचे आपका A2 है, फिर इसके नीचे आपका A3 है, इधर आपका B1 है, इधर आपका B2 है, इधर आपका B3 है, फिर हमने यहाँ पे B4 बना लिया, और ये क्या हो गया? आपका A4 हो गया। ठीक है, ये सिंटेक्स हमने यहीं से लिया है। अब हमें करना क्या है? क्रूशियल चीज़ें क्या है यहाँ पे आप देखो। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या दिख रहा है, जो A1 है, A1 में क्या वैल्यू है? A1 की जो वैल्यू है, हम एक एक चीज़ लिखते भी चलते हैं। A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू दिया गया है A1। ठीक है, यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है? A1 है। अब देख रहे हो कि A1 की वैल्यू A1 है, यानी कि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। क्या है? ये फ्री है, ये इंडिपेंडेंट है। ये यहाँ पे किसी की तरफ यहाँ पे कोई भी लाइन इधर नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये इंडिपेंडेंट होगा, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा A1। फिर आप देखो B1 को देखो। B1 पे क्या है? जो B1 की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? B1 की दी गई है कि इसमें B1 की जो वैल्यू है वो A1 स्क्वायर के बराबर होगा। B1 की वैल्यू क्या है? वो A1 स्क्वायर के बराबर है, यानी कि B1 की जो वैल्यू ले रहा है वो इनपुट कहाँ से लेगा? वो A1 से ले रहा है। आप देखो यहाँ पे B1 की वैल्यू क्या है? A1 का स्क्वायर, यानी कि ये A1 से इनपुट ले रहा है। तो जो ये होगा इस तरीके का यहाँ पे एज बनेगा। ठीक है, आप A1 से इनपुट दोगे B1 की तरफ। ठीक है, तो B1 किस पे डिपेंडेंट होगा? A1 पे डिपेंडेंट होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का एज बनेगा। अब आप देखो A2 को देखो। A2 की वैल्यू क्या है? A2 की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है B1 माइनस B10। अब देखो A2 की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? B1 पे डिपेंडेंट है। तो जो A2 की डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी किस पे है? B1 पे है। तो आप देखोगे कि ये जो आपका एज आएगा वो कुछ इस तरीके का एज आएगा। ठीक है, फिर आप देखो अगला जो है वो है आपका B2। B2 की वैल्यू क्या है? B2 की वैल्यू सेम B2 है। तो आप देख रहे हो कि B2 की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे कोई भी लाइन इस पर नहीं आएगा, ये फ्री है। B2 क्या है? पूरा का पूरा फ्री है, इससे कोई किसी से लेना देना नहीं है, ये आपका डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, ये इंडिपेंडेंट है। फिर आप देखो आगे A3 की वैल्यू क्या दी गई है? A3 की वैल्यू दी गई है A2 प्लस B2, यानी कि A3 जो होगा वो A2 पे भी डिपेंडेंट है, यानी कि A2 से भी यहाँ पे आपका एक एरो आएगा, और B2 पे भी इससे डिपेंडेंट है। A3 क्या है? B2 पे भी डिपेंडेंट है, तो यहाँ से B2 से भी क्या आएगा? यहाँ पे एक एरो आएगा। ठीक है, इसका जो मार्किंग हो वो इधर आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा B3 की वैल्यू कितनी दी गई है? B2 डिवाइडेड बाई A3, B2 डिवाइडेड बाई A3, यानी कि जो B3 होगा, ये B3 है, वो B2 पे भी डिपेंडेंट है, तो यहाँ से एक एरो आएगा, और ये A3 से भी डिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ से भी क्या होगा? एक एरो यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं A4 की वैल्यू क्या है? A4 की वैल्यू दी गई है A1 प्लस A2 प्लस A3, ये दिया गया है, यानी कि जो A4 होगा वो किसके से डिपेंडेंट है? ये बोल रहा है कि आपका A1 से भी डिपेंडेंट है, ये आपका A2 से भी डिपेंडेंट है, और जो है ये आपका A3 से भी डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे एरो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है B4 की वैल्यू क्या दी गई है? B4 की वैल्यू दी गई B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक है, इसका मतलब कि जो B4 आपका है वो B1 से भी वैल्यू ले रहा है, B1 से भी इनपुट आ रहा है, यानी कि B1 पे भी डिपेंडेंट है, B2 से भी डिपेंडेंट है, और B3 पे भी क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। अब हमने पूरा ग्राफ कंप्लीट कर लिया। अब इस ग्राफ को इन वाले ऑप्शन से मैच करो, किस वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो अब देख रहे हो कि ये वाला, पहले ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में आप देख रहे हो कि B2 B1 है, और B1 से A2 में कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन हमारे B1 से क्या है? A2 में कनेक्शन है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन देखो, यहाँ पे B1 से क्या है? B2 में कनेक्शन है, और यहाँ पे B1 से B4 में भी कनेक्शन है, A1 से यहाँ पे भी है, A4 से यहाँ पे भी है, A2 A4 से भी है, A3 से भी कर रहा है, B3 से भी कर रहा है, B2 क्या कर रहा है? इससे भी कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ गलती है।
अब यहाँ पे देख रहे हो कि A1 को ये दिखा रहा है सारा का सारा सही है, लेकिन आप देख रहे हो कि एक अलग से कनेक्शन दे रहा है और ये बोला कि A1 जो A2 जो होगा वो डिपेंडेंट है A1 पे, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे ग्राफ में, यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, तो ये वाला भी क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। इस वाले को देखो A1 A4 पर, यानी कि ये वाला एग्जैक्ट जो ग्राफ है वो हमारे इस वाले ग्राफ से बना हुआ है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ये वाला भी गलत होगा क्योंकि आप देखो A1 और A2 के बीच में यहाँ पे एज होगा, लेकिन हमारे ग्राफ में नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डिपेंडेंसी चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसी वाले जो ग्राफ पे हमने बनाया है उसी पर डिपेंडेंट है। बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ B1 इंक्रीजेज बाई 10 टाइम्स देन द वैल्यू ऑफ B2 क्या होगा। हमें बोला है कि B1 की अगर वैल्यू बढ़ जाए, देखो क्या कह रहा है, हमारा जो B1 है उसकी बोल रहा है कि वैल्यू क्या हो जाए, मान लो 10 टाइम इंक्रीज हो जाए, यहाँ पे 10 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी B2 की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, तो नहीं, क्योंकि B2 जो हमारा है, यहाँ पे B2 देखो ये क्या हो रहा है, इससे आपके एरो बाहर जा रहे हैं, ये आउट गोइंग वाला है, यहाँ पे कोई भी चीज़ें आ नहीं रही है। ये क्या है, B2 ये आपका इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो आप कुछ भी इसके पहले करो, B1 पे कुछ भी वैल्यू बढ़ाओ घटाओ तो B2 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे B2 की वैल्यू क्या होगी, कोई भी चेंज नहीं होगी। फिर ऐसे ही बोल रहा है कि इफ देयर इज अ चेंज इन वैल्यू ऑफ B2 देन द रीजन इज चेंज इन वैल्यू ऑफ B4, आपका चेंज इन वैल्यू ऑफ B3, चेंज इन वैल्यू ऑफ A2। देखो अब हमने देखा कि जो B2 है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। तो आप क्या करोगे, ये किसी भी वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आप कुछ भी चेंज करो, B4 में चेंज करो, B3 में चेंज करो, A2 में चेंज करो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, नन ऑफ द एबव राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है इफ ए केमिकल C1 इज प्रिपेयर्ड यूजिंग केमिकल C2 एंड C3। ये बोल रहा है कि जो C1 है वो आपका C2 से बन रहा है और C3 से बन रहा है। तो इसका जो ग्राफ आप देख रहे हो, एस जो देख रहे हो, इस तरीके से आ रहा है, यानी कि ये आउट गोइंग जो है, यानी इस पे C1 पे क्या इनकमिंग वाला है, यानी कि C1 आपका C2 से भी इनपुट ले रहा है और C3 से भी इनपुट ले रहा है। तो इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये आपका डिपेंडेंसी शो करता है कि C1 डिपेंडेंट है किस पे, ये आपका C2 पे भी डिपेंडेंट है और C3 पे भी डिपेंडेंट है। C2 क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। C3 भी क्या होगा, ये भी इंडिपेंडेंट वैल्यू है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी के बेसिस पे जो आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया, इसके बेसिस पे आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, उसमें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। अ चार्ट इज सोन यूजिंग ग्राफ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बीइंग प्रिपेयर्ड इन ए फैक्ट्री, चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द ग्राफ। ये आपका क्या है, ये आपको पहले ही दे दिया बना के कि ये आपका क्या है, ये आपका ग्राफ है और इसी के बेसिस पे आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, अब देख रहे हो कि इस वाले को देखते चलो कि कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ई है, यहाँ से सारा का सारा वैल्यू जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आउट गोइंग जो एच है, यहाँ पे इनकमिंग एच नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे देखो, इन वाले ऑप्शन को देखो 1 2 3, इससे बोल रहा है कि द गिवन ग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, द गिवन ग्राफ इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ। देखो पहले हम चेक करेंगे कि डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है। तो देखो दोनों चीज़ को समझो आप। अनडायरेक्टेड मतलब ये होता है कि दोनों तरफ रास्ता हो। ठीक है, आप दोनों तरफ जा सकते हो। अगर सारे के सारे अगर इस तरीके होंगे तो आप बोलोगे कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर मान लो कि डायरेक्शन दिया गया, कभी इस तरीके का जा रहा है, कभी इस तरीके का दिया गया है, कभी इस तरीके का दिया गया है, तो ये आप बोलोगे कि यहाँ पे डायरेक्शन मौजूद है। तो आप इसको चेक करो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके का डायरेक्शन है, लेकिन आप बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे, यानी कि दोनों तरीके का यहाँ डायरेक्शन नहीं है। तो ये क्या बोलोगे, ये जो बोला डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड जो साइक्लिक ग्राफ है, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका डायरेक्टेड है। क्या है, ये डायरेक्टेड है। अब डायरेक्टेड में चेक करना है कि असाइक्लिक है या साइक्लिक है। अब देखो साइक्लिक क्या होता है कि आप ई से अगर जा रहे हो, ई से एफ पे जा रहे हो, एफ से बी पे जा रहे हो, फिर आप क्या चले जाओ, ई पे चले जाओ, तो ये क्या कहलाता है, ये साइकिल कहलाता है। लेकिन आप देख रहे हो कि ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे साइकिल कवर करे। जैसे एफ से आप डी पे जा रहे हो तो अब डी से सी पे नहीं जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अगर डी से सी पे जाता, सी से बी पे जाता और बी पे एफ पे जाता तो ये एक साइकिल कंप्लीट करता। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे किसी भी आपके पार्ट में कोई भी साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, असाइक्लिक होगा। तो हमने ये चेक किया कि डायरेक्टेड होगा और ये असाइक्लिक ग्राफ होगा, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अब आगे देखो। अब बोला है कि एफ एंड ई आर द इनिशियल रॉ मटेरियल विच द फैक्ट्री डज नॉट प्रोड्यूस। बोला कि एफ और ई जो होगा वो इनिशियल रॉ मटेरियल है जो कि फैक्ट्री प्रोड्यूस नहीं करता है। तो अब देखो एफ क्या है, एफ देख रहे हो कि ये डिपेंडेंट है। ये क्या है, एफ डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, आप देख रहे हो ई से ये इनपुट ले रहे हैं। तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये इनिशियल आउटपुट हो सकता है, ये इनिशियल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये मैन्युफैक्चर हो रहा है किस इस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, किसके सपोर्ट से मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये ई के सपोर्ट से मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखो, ये वाला ऑप्शन नहीं, ऊपर वाला ऑप्शन जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला गलत हो जाएगा। आगे वाला ऑप्शन देखो, C एंड E आर इनिशियल रॉ मटेरियल। अब बोल रहा है कि C और E को चेक करो। देखो यहाँ पे C कहाँ पे है, C देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से कोई भी इनकमिंग इसके पास नहीं आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है,
और ई, सी और ई बोल रहा है, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या हो सकता है, ये आपके इनिशियल रॉ मटेरियल हो सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट्री में बनाए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी इनकमिंग जो एज है यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ से सारे के सारे आउट गोइंग एज हैं। तो यानी कि ये क्या है, यहाँ पे आप कोई भी ये इनपुट नहीं ले रहा है, ना ई इनपुट ले रहा है ना सी ले रहा है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि ये फैक्ट्री में बनाए नहीं जा रहे हैं, ये कहीं से लाया जा रहा है फैक्ट्री में। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला देखो, द क्वालिटी ऑफ केमिकल सी डिपेंड ऑन द क्वालिटीज ऑफ DGH। जो सी है, अब देखो अभी हमने देखा कि सी क्या है, इंडिपेंडेंट है, यहाँ से किसी से ये इनपुट नहीं ले रहा है, तो ये बोल रहा है कि डिपेंड कर रहा है DGH पे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। ये यहाँ से किसी पे इनपुट आप देख रहे हो कहीं आ रहा है, इधर रो किसका डायरेक्शन कहीं इस साइड में है, किसी का नहीं है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोला द क्वालिटी ऑफ केमिकल DGH डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ सी। बोला कि डी का, जी का और एच की क्वालिटी जो है वो सी पर डिपेंड करती है। तो वाकई में, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो डी है वो कहाँ से इनपुट ले रहा है, वो सी से इनपुट ले रहा है। फिर जो आपका एच है, यहाँ पे भी इनपुट कहाँ से मिल रहा है, सी से आ रहा है। जी देख रहे हो, जी से भी कहाँ इनपुट से मिल रहा है, इसको सी से मिल रहा है। यानी कि जो DGH होंगे वो सी पर डिपेंडेंट है। यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, ये वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि जो क्वालिटी होगी DGH की, अगर आप सी की क्वालिटी खराब कर दो तो इनकी भी क्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। फिर बोला है इफ देयर इज एन इम्प्योरिटी इन जी इट मीन्स देयर इज एन इम्प्योरिटी इन ई डेफिनेटली। ये बोला कि अगर जी में क्या है, इम्प्योरिटी है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ई में इम्प्योरिटी आ रही है। लेकिन देख रहे हो कि यहाँ पे ई जो है वो डायरेक्टली जी से कनेक्टेड नहीं है, ई और जी के बीच में आपका बी आ रहा है कि स्टेशन आ रहा है। तो ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि ई की गलती से ही आपका जी में इम्प्योरिटी आ जाए, हो सकता है कि बी की गलती हो। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आप नहीं बोल सकते हो। इफ देयर इज एन इम्प्योरिटी इन जी इट मीन्स देयर माइट बी, ये हो सकता है कि हो सकता है कि बी सही हो जाए, और गलती से हो सकता है कि ई में अगर संभावना है कि अगर ई में गलती हो जाए तो उसका इंपैक्ट कहाँ पे मिलेगा, जी को देखने को मिलेगा। तो ये हो सकता है, यहाँ माइट भी हो सकता है, डेफिनेटली नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या कहते हैं, ये आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ सोन बिलो। आपको एक नीचे यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा, इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर देना है। पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है व्हाट आर द रिजल्टिंग ग्राफ्स आफ्टर रिमूविंग द फर्स्ट नोड ड्यूरिंग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। अब यहाँ पे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के दौरान अगर आप फर्स्ट नोड को रिमूव कर दोगे तो आपका जो रिजल्टिंग ग्राफ होगा वो किस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना कि कौन सा इसमें ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पता हो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होता क्या है, ठीक है, और DAG क्या होता है। तो इसको हम समझने से पहले हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पढ़ लेते हैं। ये आपका वीक 10 का कंटेंट है, आपको पता होगा, आपने लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आपको एक ब्रीफ आपको समरी दे देता हूँ कि क्या होता है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो देखो, जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट एल्गोरिथम होता है इसमें आपको ये एक फैक्ट याद रखना है कि ये तभी लगेगा जहाँ पे क्या हो, DAG हो। DAG मतलब डायरेक्शनल एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। एवरी DAG हैज़ ए वर्टेक्स विथ इन डिग्री इक्वल टू 0। यानी कि हर एक DAG में जो भी आपका डायरेक्शनल एसाइक्लिक ग्राफ होगा उसमें कोई ना कोई ऐसा वर्टेक्स जरूर होगा जिसकी जो इन डिग्री हो वो क्या हो, 0 हो। यानी कि इन डिग्री बोले तो जैसे अगर मान लो कि ए नोड ये है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि इससे आपका रास्ता जाता है बी के लिए, ठीक है, आप ए से बी की तरफ जा सकते हो, ए से आप सी की तरफ जा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो लेकिन ए पे क्या आ रहा है, ए से कोई भी यहाँ पे इन साइड में नहीं आ रहा है, तो इसकी इन डिग्री क्या होगी, 0 होगी। इस पर डिपेंडेंसी किसी की नहीं है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। इसका डिपेंडेंसी क्या है, ए पे है, तो इसकी जो डिग्री होगी इन डिग्री वो होगी 1। इसकी क्या होगी, यहाँ पे अगर मान लो कि ये सी पे इधर से भी आ सकते हो, आप इधर से भी आ सकते हो, तो इसकी इन डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी इन डिग्री हो जाएगी 2, और ए की इन डिग्री क्या है, यहाँ पे 0 है। तो ये बोल रहा है कि अगर क्या हो, अगर कोई DAG हो, ठीक है, अगर मान लो डायरेक्शनल ए साइकिल ग्राफ होगा तो उसमें कोई ना कोई ऐसा वर्टेक्स होगा जिसका इन डिग्री क्या होगा, 0 होगा। आपको करना क्या है, अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट एल्गोरिथम लगाना है तो आपको करना क्या होता है, लिस्ट आउट ऑफ ए वर्टेक्स जे विथ इन डिग्री जे इक्वल टू 0। आपको उस वाले वर्टेक्स जे को फाइंड आउट करना है, लिस्ट करना है जिसके इन डिग्री क्या हो, 0 हो। डिलीट जे एंड ऑल एजेस फ्रॉम जे। अब आपको इस वाले ग्राफ में समझो, इस वाले ग्राफ को अगर देख रहे हो आप, तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ से कोई भी आपको इन वाला नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी इन डिग्री नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं मिल रहा है। तो इसकी जो इन डिग्री होगी 0 के लिए वो क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, 1 नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका इन डिग्री नहीं आ रहा है। कोई भी यहाँ पे आप देख रहे हो ग्राफ जो एजेस जो दिख रहा है इसके साइड में नहीं है, इसमें इनपुट कहीं से नहीं आ रहा है, तो इसकी जो इन डिग्री होगी वो 0 होगी। 1 की देखो, 1 से भी क्या हो रहा है, चारों तरफ जा रहा है, यहाँ से 1 से आप 2 की तरफ जा सकते हो, 1 से 7 की तरफ जा सकते हो, लेकिन 1 पे आप नहीं आ सकते हो कहीं से, तो इसकी भी जो इन डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी। 2 को देखो, 2 पे क्या कर सकते हो आप, 0 से भी जा सकते हो और 1 से भी जा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 तरीके है, क्या ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे जो इन डिग्री होगा वो क्या होगा, यहाँ का इन डिग्री 2 होगा। आप यहाँ पे देखो 4 के पास आने का क्या रास्ता है, आप 4 से आ सकते हो 0 से, और कहीं और से आप इन यहाँ नहीं कर सकते हो 4 पे, तो इसकी जो इन डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही आपका 3 देख रहे हो, 3 पे आप कहाँ से आ सकते हो, 0 से आ सकते हो, तो इसकी इन डिग्री क्या होगी, 1 होगी। 5 को देखो, 5 को आप 2 से भी एक्सेस कर सकते हो और 3 से भी एक्सेस कर सकते हो, इसकी जो इन डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी।
6 को देखो, 6 पे आप कहाँ से आ सकते हो, केवल आप 5 के थ्रू आ सकते हो, तो इसकी इंडिग्री क्या होगी, 1 होगी। 7 पे देखो, 7 पे काफ़ी सारे इंडिग्री दिख रहे हैं, आप 1 से भी आ सकते हो, 4 से भी आ सकते हो, 3 से भी आ सकते हो, 6 से भी आ सकते हो, यानी कि इसकी जो इंडिग्री है 1 2 3 4, यानी कि टोटल इसकी इंडिग्री क्या है, 4 है। अब आपको जब टोपोलॉजिकल सॉर्ट एल्गोरिथम लगाना है तो आपको पहले लिस्ट आउट करना होगा जिसकी इंडिग्री क्या हो, 0 हो। ठीक है, क्या हो, 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 की भी इंडिग्री 0 है और 0 की भी क्या है, इंडिग्री 0 है। आप किसी से भी स्टार्ट कर रहे हो। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 1 को सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि आपको लिस्ट आउट करना क्या है, लिस्ट आउट है वर्टेक्स जे विद इंडिग्री इक्वल टू 0, जिसकी इंडिग्री 0 हो उसको आप लिस्ट आउट करो। और फिर लिस्ट करने के बाद क्या करोगे आप, डिलीट जे, उस वाले इंडिग्री जिसका 0 उसको डिलीट कर दो, जे को, उस वाले वर्टेक्स को डिलीट कर दो। और फिर क्या क्या करो, उससे जो आपने डिलीट किया उससे जो भी एज निकल रहे थे उनको भी डिलीट कर दो। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ दोनों में से स्टार्ट कर सकते हो। आप 0 से चाहो तो 0 से स्टार्ट कर सकते हो या 1 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों की इंडिग्री क्या है, 0 है। हम स्टार्ट करते हैं 1 को, 1 से स्टार्ट करते हैं, हटाएंगे। और इसको हटाने से काम नहीं चलेगा, आपको बोलना है कि डिलीट जे और ऑल एजेस फ्रॉम जे, और जो हमने हटाया उसके जो एजेस होंगे उनको भी आपको डिलीट करना होगा। तो हम जहाँ जहाँ ये एजेस दिखाई दे रहा है उसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे हमने इसको रिमूव किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहाँ से पे लाइन जा रहा था, अब यहाँ पे एक तो था, यहाँ पे लाइन इंडिग्री इसकी बनी रहेगी, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि इसको हटाने से इसकी जो इंडिग्री है वो जो यहाँ पे 4 थी वो हट के क्या हो जाएगा, इसकी इंडिग्री 3 हो जाएगी। और देखो आपका यहाँ पे भी क्या होता है, 2 से भी इसका लाइन कनेक्ट हो रहा था, तो अब इसकी यहाँ से एक एज खत्म हो गया तो इसकी जो इंडिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जिस वर्टिस को हमने हटाया उसको हम लिस्ट कर लेंगे, लिख लेंगे। तो हमने 1 को हटाया, ये हमने 1 को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब क्या आ रहा है, अब देखो, अब दूसरा ऐसा कोई फाइंड करो जिसकी इंडिग्री क्या हो, 0 है। तो हमें क्या दिख रहा है, केवल ऐसा केवल एक ही वर्टिस है जिसका 0 डिग्री है, इंडिग्री 0 है, वो है 0। तो हम 0 को हटाएंगे। अब ये हट गया। अब देखो इसको हटाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब इसको हमने हटाया, 0 को हटाया, तो इसको हम 0 को यहाँ पे लिख देंगे। अब 0 को हटाने से जो 2 की इंडिग्री थी, जो 1 थी, वो क्या हो जाएगा, वो अब 0 हो जाएगा। जो 4 की जो इंडिग्री 1 थी वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे 3 की जो इंडिग्री 1 थी वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब हम यहाँ पे देखते हैं अब हमारे पास कौन कौन से जो ऐसे वर्टिसेस जिनकी क्या डिग्री क्या हो वो आपके 0 है। यहाँ पे आपका 2 का भी 0 आपका डिग्री दिख रहा है, डिग्री 3 का भी क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 4 का भी 0 दिख रहा है। तो हम कोई भी से वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, हम 3 वाले को हटाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 वर्टिसेस जिसका इंडिग्री 0 है इसको हमने लिस्ट किया, और हम यहाँ पे पहले इसको लिख लेंगे कि हमने 1 को पहले किया, फिर उसके बाद 0 को किया, फिर अब 3 की भी इंडिग्री क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, तो उसको भी हम हटा सकते हैं। अब हम इसको हटाना शुरू करते हैं। पहले हम इसको हटाएंगे, तो इसको हमने रिमूव किया। इस वर्टिस को हटाने के बाद इससे जो भी एज निकल रहे थे उनको भी हमें हटाना पड़ेगा, तो हमने इसको भी रिमूव करना शुरू किया। ठीक है, हमने इसको भी हटा दिया, इसके भी एजेस को हटा दिया। तो आप देख रहे हो कि इसके जैसे ही हमने एजेस को स्टार्ट किया हटाना, तो कुछ चीज़ें यहाँ से आपको चेंज हो जाएंगी, कुछ इंडिग्री जो होंगी वो चेंज होंगी। कौन कौन सी इंडिग्री चेंज हो रही है, आप यहाँ पे देखो। आप देख रहे थे कि जो 0 यहाँ पे जो यहाँ पे 3 था उससे क्या हो रहा था, उससे आप देख रहे थे कि यहाँ पे भी जा रहा था, तो इसकी इंडिग्री 2 हो रही थी, तो अब इसकी इंडिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ पे तो 1 रहेगा ही, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं था। यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ से एक लिंक था, तो जो यहाँ पे 3 इसकी डिग्री थी इंडिग्री, वो क्या हो जाएगा, वो अब हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो हमने 1 0 3 को हटा दिया। अब देखो, अब हमारे पास और सारे वर्टिसेस हैं जिनकी इंडिग्री 0 है। यहाँ पे 2 का है और यहाँ पे 4 का भी 0 है। तो अब इन दोनों में से भी क्या कर सकते हो, आप दोनों में से किसी को भी हटाना शुरू कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हम 2 को हटाते हैं। हम 2 को हटाते हैं क्योंकि इसकी इंडिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, अब इसको हटाना शुरू करते हैं। तो पहले हम इस वर्टिस को हटाएंगे, और फिर जहाँ से इसकी लाइन जा रही है उसको हम हटाना शुरू करते हैं, जो इसका एजेस जा रहा है उसको हटाएंगे। तो जब हमने इसको हटाया तो हमें यहाँ को देखने को मिल रहा है कि इसके हटाने से आपके 5 वाले पे क्या हो रहा है कि इसका जो इंडिग्री 1 था वो क्या हो जाएगा, ये 5 हमने इसको 2 को हटा दिया, तो इसकी इंडिग्री क्या हो जाएगी, अब 0 हो जाएगी। ठीक है, और कहीं इंपैक्ट पड़ रहा है और कहीं इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, अब देखो किसी पास अभी हमारे इंडिग्री 0 है, 5 का भी इंडिग्री 0 है, 4 का इंडिग्री भी 0 है आपका, और किसी का है नहीं। तो हम दोनों में से 5 और 4 में से किसी को भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 5 को हटाना शुरू करते हैं। तो हम लिस्ट कर देंगे यहाँ पे 5 को। अब जैसे हमें 5 को हटाना है तो पहले हम इसको हटा देंगे, इस वर्टिस को हटाएंगे, और जो इस वर्टिस से आपका जो एज जा रहा था उसको हटा देंगे। तो इसको जैसे ही हमने रिमूव किया तो अब जो 6 पे इंडिग्री 1 था ये क्या हो जाएगा, अब इसके पास कोई भी इंडिग्री नहीं आ रही है, यानी कि इसका जो इंडिग्री हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और कहीं इंपैक्ट पड़ा, कहीं और इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक क्या है, अब हमारे पास 4 का भी क्या है, इंडिग्री 0 है, और 6 का भी क्या है, इंडिग्री आपका 0 है। तो अब दोनों में से किसी को पहले हटा सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं 6 को हटाने से। हम यहाँ पे 6 को लिख लेते हैं, यहाँ पे 6 आ गया।
अब जैसे आप 6 को हटाओगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप 6 को पहले इस वर्टेक्स को हटाओगे, इस वर्टेक्स को हटाने के साथ साथ आपके जो एज इससे निकल रहा था उसको भी आप हटाओगे। तो यहाँ से जैसे ही आपने हटाया आप देखोगे कि 7 पे जो आपका 2 डिग्री था यहाँ पे एक आ रहा था और एक यहाँ से जा रहा था एज। अब ये इसकी डिग्री खत्म हो जाएगी और इसका इन डिग्री क्या हो जाएगा, 7 का 1 बचेगा। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि 4 एक बच रहा है जिसकी इन डिग्री क्या है, 0 है। तो पहले हम इसको हटाएंगे, तो हम 4 यहाँ पे लिख लेंगे और हम 4 को हटाना शुरू करेंगे। अब हमने 4 को यहाँ से हटा दिया, 4 को हटाने के साथ साथ हम क्या करेंगे, इस वाले एज को भी हटा देंगे जो 4 से निकल रहा था। तो जैसे हमने एज को हटाया तो 7 का पहले इन डिग्री 1 था, अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी 0 हो जाएगी, इसको भी आप हटा सकते हो, तो ये आ गया 7। तो हमने देखा कि इसको हमने जो हमारा एक ग्राफ था उसको हमने क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया और जो ऑर्डर बना वो क्या बना, 1 0 3 2 5 6 4 7। अब जैसे ये वाला आप देखो, इस ऑर्डर में हमने क्या किया, इस वाले ऑर्डर से हमने इसको रिमूव किया। तो यही क्या कहलाता है, टोपोलॉजिकल सॉर्टेड सीक्वेंस कहलाता है। और ये सीक्वेंस जो निकल के आया वो निकल के आया 1 0 3 2 5 6 4 7। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। अब आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे सेम चीज़ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आपको पूछ रहे हैं और उसने बोला कि आपको पहला फर्स्ट नोड निकालना है। तो हमें पता है कि फर्स्ट नोड क्या करते हैं, हम पहले वो फाइंड करते हैं कि जहाँ पे इन डिग्री क्या हो जे की वो 0 हो, तो उसको हम रिमूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ हमें दिया गया है, यहाँ पे किसके किसकी जो इन डिग्री है वो 0 है। अब यहाँ पे देख रहे हो ई की इन डिग्री क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ से इंटर नहीं हो रहा है, यहाँ पे मतलब इसको इनपुट नहीं मिलता है। यहाँ से आप कहीं से आ नहीं सकते हो, यहाँ से जा तो सकते हो लेकिन यहाँ पे आ नहीं सकते, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। एफ की डिग्री क्या होगी, आप देख रहे हो कि एफ पे ई से जा सकते हो, तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है। अब ए की देखो, ए पे आप ई से भी आ सकते हो, बी से भी आ सकते हो और जी से भी आ सकते हो। देखो एरो का जो निशान यहाँ पे दिख रहा है ना, वो इन डिग्री को शो करता है। तो यहाँ पे देख रहे हो 3 एरो आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इन डिग्री 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी जो इन डिग्री आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, 3 एरो दिख रहे हैं, इसकी भी इन डिग्री क्या होगी, 3 होगी। इसका देखो, इसका क्या है, इस पर आपका एक भी एरो इधर नहीं आने को दिख रहा है, इसकी भी इन डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 3 आ रहे हैं एरो, एजेस आ रहे हैं, इसकी जो इन डिग्री हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो आप 2 आपके इधर आ रहे हैं एरो, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे भी 2 है, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, अब हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप क्या करो, फर्स्ट नोड को हटाओ और आपके टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करना है। तो जब आप फर्स्ट नोड को हटाते हो तो जहाँ पे इन डिग्री 0 होता है उसको आप हटा सकते हो। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम ई को हटा सकते हैं और सी को हटा सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ई को हटाना। जब हम ई को हटाएंगे तो क्या कर सकते हैं, ई को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम इस वाले वर्टेक्स को हटाएंगे। तो हमने 0 को, हमने ई को हटा दिया। अब ई को हटाने से क्या होगा, जो यहाँ से एज निकल रहे हैं उनको भी हमें हटाना पड़ेगा। तो हम इसको हटाएंगे, ठीक है। फिर इसका जो एज था ये वाला, इनको भी हम हटा देंगे। ये वाला एज आ रहा था, इनको हमने हटा दिया। ये एज आ रहा था, ये भी हटा दिया, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ बन रहा है और इसके ग्राफ से क्या होगा, जो यहाँ पे इन डिग्री 1 थी, अब इसकी इन डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका जो आपका इन डिग्री 3 था, अब इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका यहाँ पे इन डिग्री 3 था, अब इसका इन डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या हटा दिया, ई को हटा दिया। अब आप देखो कि इसको हटाने से जो हमने फर्स्ट नोड हटाया, इससे क्या कोई सिमिलर इमेज आपको दिख रहा है ऑप्शन में। देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमने ई को हटाया तो कुछ इस तरीके का जो ग्राफ बन रहा है वो सिमिलर एग्जैक्ट ऐसा ही हमने आ रहा है, हमारे यहाँ पे भी ग्राफ बन रहा है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है ए बी सी डी जी एच, लेकिन आप क्या कह रहे हो, यहाँ पे इसने तो क्या किया है, इसने सी को नहीं हटाया और ये क्या कर दिया, इसने ई को हटा दिया और एफ को भी हटा दिया। तो आप ई और एफ को दोनों को एक साथ नहीं हटा सकते हो, ठीक है। आपको केवल फर्स्ट नोड हटाना है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आपके पास फिर ये ऑप्शन है। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें इसने बी को हटा दिया। आप देख रहे हो कि बी की जो इन डिग्री है वो क्या है, स्टार्टिंग में 3 है। आप तो 3 से स्टार्ट नहीं करोगे, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, जिसकी इन डिग्री 0 होगी उसको स्टार्ट करोगे। तो ये वाला तो गलत ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। आप बी को फर्स्ट नोड को हटा नहीं सकते हो कि बी की इन डिग्री क्या है, पहले स्टार्टिंग में वो 3 है, उसको आप हटा नहीं सकते हो, आप 0 वाले को हटाओगे। फिर आपको ये दिखता है, इसमें क्या कर रहा है, वो ई को नहीं हटा रहा है। अब देखो, अगर ई को नहीं हटा सकता है तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम सी को भी हटा सकते हैं। तो अगर हम सी को हटाएंगे तो हमारा कैसा दिखेगा ग्राफ, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। हम सारा का सारा फिर से वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा ऐसे ही हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें सी को हटाएंगे, ठीक है। ये वाला नोड को हम हटा सकते हैं क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, आपका 0 है। तो अगर हम इस वाले नोड को हटाते हैं तो इस नोड को हटाने के बाद हमें इसके एजेस को भी हटाना पड़ेगा। तो हमने इस वाले एजेस को भी हटाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट गया। अब क्या देखो, ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। आप यहाँ पे देखो, ये हटाने से कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन राइट हो सकते हैं, क्योंकि ई की भी इन डिग्री क्या है, 0 है, और यहाँ पे जो आपका सी आ रहा था उसकी भी इन डिग्री 0 है। तो आप दोनों में से किसी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कंपल्सन कि आप ई को पहले स्टार्ट करोगे या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सी को स्टार्ट करोगे। आप जिसको मर्जी, जिसकी इन डिग्री 0 हो सकती है उसको हटा सकते हो। इसमें आपके मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन राइट हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए और उसका ऑप्शन डी राइट होगा।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपोलॉजिकल जो सॉर्टिंग होती है वो कैसे होती है। अगर नहीं समझ पाया तो आप आगे बढ़े रहो, आप आगे भी देखोगे कि इस तरीके के क्वेश्चन और हमने लिया है। जैसे इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रिजल्टिंग ग्राफ आफ्टर रिमूविंग द फर्स्ट 2 नोड ड्यूरिंग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। अब ये बोल रहा है पहले क्वेश्चन में कि आप पहले को निकालो, अब इसमें बोला कि 2 नोड को आप हटा सकते हो। अब 2 नोड को कौन कौन से हटाओगे और उसको हटाने के बाद आपका कैसा ग्राफ मिलेगा आपको यहाँ पे देखना है। तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ से हटा सकते हैं। अभी हमें 2 नोड हटाना है, तो अब देख रहे हो कि हम पहले स्टार्टिंग में कर देते हैं, जैसा ये स्टार्टिंग में ग्राफ था वो हम स्टार्टिंग में चले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके का हमारा ग्राफ था। अब हमें क्या करना है, अब इसमें से हमें 2 हटाना है। तो 2 हम कौन कौन से हटा सकते हैं, अब हम ई को हटा सकते हैं क्योंकि इसकी जो आपकी ई वाली दिख रही है, जो ई का डिग्री है इन डिग्री वो 0 है, तो हम इसको पहले हटाते हैं। इसको हटाने से क्या करना होगा, तो इसके एजेस को भी हमें हटाना पड़ेगा। तो ये वाला एजेस भी हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमने हटा दिया, अब हमारे पास ये ऑप्शन दिख रहा है। अब हमें दूसरा क्या ऑप्शन बच रहा है कि अब हम दूसरा ऑप्शन क्या निकाल सकते हैं, क्या इससे हटा सकते हैं। तो अब देख रहे हो कि जैसे हमने इसको हटाया तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बताओ कि इस तरीके का कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन हमें एक हटाना नहीं है, हमें 2 हटाना है। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि आप एफ को भी हटा सकते हो और सी को भी हटा सकते हो। तो एक बार हम क्या करते हैं, हम एफ को स्टार्ट करके हटाना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या ग्राफ जो है वो कहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी भी डिग्री क्या है, एफ की वो 0 है, और सी की भी क्या है, डिग्री 0 है। अब दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरा वाला एफ से स्टार्ट करते हैं, एफ को हटाते हैं। तो एफ के वर्टिस को पहले हटाएंगे, और एफ के जो एजेस हैं जहाँ से जा रहा है एफ से, जो एफ से एजेस निकले हैं उनको हम हटाएंगे। तो इसको हमने ये हटा दिया, ठीक है, ये वाला भी हमने इसको हटा दिया। तो आप देखो कुछ इस तरीके का ग्राफ दिख रहा है जब हमने फर्स्ट 2 नोड को हटाया। तो इसमें ऑप्शन देखो क्या इस तरीके का कोई ग्राफ है, देखो ऑप्शन सी जो है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ दिख रहा है। तो ये ऑप्शन राइट होगा। 2 नोड हटाने के बाद जो आपका टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होगा वो कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ दिखेगा जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जब हमने क्या हटाया, जब हमने ई और एफ को हटाया 2 फर्स्ट नोड को, तो हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे हमारे पास जो 2 ऑप्शन थे, हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, हम एफ को हटा सकते थे और सी को भी हटा सकते थे। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा बैकवर्ड जाते हैं, थोड़ा सा हमने बैकवर्ड जाके अब हमारे पास जो ऑप्शन था, हमने एक तो इस ई को हटा दिया। अब हम ई को हटा के ना हम एफ को नहीं हटाते, यहाँ पे एफ को क्या करते हैं, हम एफ को नहीं हटाते, यहाँ पे इसका 0 है। एफ और सी में हमारे पास दोनों के पास ऑप्शन है कि हम दोनों में से कोई हटा सकते हैं, एफ या सी में से, क्योंकि दोनों की डिग्री क्या है, 0 है। तो एक बार हमने एफ को हटा के देखा तो हमें एक ग्राफ मिला। अब हम क्या करेंगे, एफ को रहने देते हैं एज इट इज, अब हम सी को हटाते हैं। तो सी को हटाने के लिए क्या करना होगा, सी वाली जो डिग्री इसकी 0 है, तो अब इसको वर्टिस को पहले हटाओगे और जो जो यहाँ से आपका निकल रहा है एजेस उसको आप हटाओगे। तो हमने इसको रिमूव करना शुरू किया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ दिखेगा, ठीक है। इस तरीके का कुछ ग्राफ दिखेगा 2 फर्स्ट नोड को हटाने के बाद। तो इससे मैच करो कि क्या कोई इस तरीके का ग्राफ दिख रहा है। हमने इसको तो मैच कर लिया कि ये वाला दिख रहा है। जब हमने क्या किया, एफ आपका ई और एफ को हटाया तो ये वाला दिख रहा है। अब इसमें देखो कि इसमें अगर हमने सी को हटा दिया तो क्या किस तरह ग्राफ दिख रहा है। अब देखो ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है उसको चेक करो, इसका जो ऑप्शन ये देखो, ये चेक करो कि क्या इस तरीके का मैच कर रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 2 को हटाने के बाद कुछ इस तरीके का ग्राफ दिख रहा है, बी एफ डी जी। तो यहाँ पे आप देखो ये वाला ऐसा ही मिल रहा है, ए बी बी जी एच डी एफ, यही मिल रहा है ना इस तरीके का। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ये वाला ऑप्शन राइट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बी हटाए हैं, बी की डिग्री 0 नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसके 2 ऑप्शन राइट होंगे, बी और डी ऑप्शन। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।